यस, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? देखो, जो भी हमने पढ़ा हो, बट ये जो कंसेप्ट आपके सामने ओपन है, अगर आप देखोगे तो जेनेटिक कोड वाला जो कंसेप्ट है उसको बहुत बार वो क्वेश्चंस पूछते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको केवीपी बार में मतलब हर साल ही आता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग एक तो समझ लेते हैं। पहला नंबर 1 है, देखो हमें ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन को बनाते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ओनली 20 अमीनो एसिड्स। अब उसमें दुनिया भर में मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटीन उससे बनते हैं, मतलब ये अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं, उससे ये बनते हैं। ठीक है। नाउ समझने वाली बात तो ये है कि जब हम लोग जेनेटिक कोड मतलब यार कि डीएनए से जो आरएनए में मैसेज आया है, मैसेंजर आरएनए में, उसी मैसेज को प्रोटीन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो समझेंगे कैसे? 4 ही तो लेटर्स है आरएनए में, एडेनिन, यूरासिल, ठीक है, थाइमिन, थाइमिन तो है नहीं, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन। अब प्रॉब्लम ये था कि लेटर्स है ओनली 4। अब लैंग्वेज में वर्ड्स होने चाहिए एटलीस्ट 20, 20 वर्ड होने चाहिए, 20 वर्ड तो होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 20 अमाइनो एसिड है। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारे पास में डेफिनेटली बेटा ये सोचने वाली बात थी कि सिर्फ ए, यू और सी और जी इतना ही है। ठीक है, अब अगर हम मान ले कि ए कोड्स फॉर 1 अमाइनो एसिड, यू कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, तो बेटा ये 4 मिलके सिर्फ 4 ही अमाइनो एसिड को कोड कर पाएंगे। they will only suggest refer A will be this amino acid, you will be, तो यार ये तो इनसफिशिएंट है, ये इतना सफिशिएंट तो लग नहीं रहा मुझे। तो फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, बोले यार देखो ऐसा मत करो, 2-2 वाला कार्यक्रम करो। ठीक है, 2-2 मतलब इसके हिसाब से तो 4 raised to the power 1 मतलब 4 ही हो गया। बट अगर आप 2-2 लेटर्स को ले लेते हो, जैसे कि AU will code for something and then UA will code for something and CG will code for something and GC will code for something like that, मतलब जो भी वर्ड्स है, all these words must consist of 2 letters only. Now यहाँ पे आता है important कि अगर हम 4 ये लेते हैं तो इसका मतलब हो गया 4 raised to the power 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और हमें मिलते हैं बेटा 16 है ना कॉम्बिनेशंस, जो भी है 2 डुप्लेट्स विल गेट द 16 कॉम्बिनेशंस। अब सोचने वाली बात है यार, 16 है मतलब फिर भी है ना 20 तो हो नहीं रहे, 20 तो हो नहीं रहे ना। फिर सोचा गया कि नहीं, चलो कंसिडर करते हैं कि ये जो कोड है ये ट्रिपलेट होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब दिस ऑल वर्ड्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स, फॉर एग्जांपल AUG और GU और GUG व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह से तो अगर ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 raised to the power 3 and we get the 64 codon। तो अब इसको हमने टेस्ट करना था, हमने लैब में टेस्ट किया। ठीक है, अब लोगों को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिले हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि यार मतलब दुनिया में जो कुछ भी पूरे संसार में बैक्टीरिया से लेकर के है ना होलसेल पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी मिलते हैं उन सब में है ना ये ट्रिपलेट काम करता है। कैसे करता है? हाउ द लैंग्वेज इज। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर हमारे पास में तो 20 ओनली अमीनो एसिड है और बेटा वर्ड तो 64 है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डॉग है, डॉग को कुत्ता बोलो, कुत्ते को श्वान बोलो, चलता है। 4 लेटर भी चलते हैं एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस सिंगल ऑब्जेक्ट को आप 10 नाम से बुलाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? मीनिंग तो सबको समझ में आ रहा है ना कि हाँ कुत्ता बोले तो कुत्ता, श्वान बोले तो कुत्ता, डॉग बोले तो भी कुत्ता, है ना। तो अब ऐसा है तो ओके, इट्स ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फिर बात तय हुई और इसकी खोजबीन शुरू हुई कि क्या ये जो हम थियोरेटिकली सोच रहे हैं कि यह सही में ऐसा है, प्रैक्टिकली ऐसा है कि नहीं। अब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो है बेटा पूरा रहस्य, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, है ना। सबके लाइफ की बात है, मतलब यार कैसे, और ये इनहेरिट भी होता है, सेम टू सेम इंफॉर्मेशन।
और ये बिल्कुल एररलेस काम करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग. तो जेनेटिक कोड को क्रैक करने की कोशिश हुई, ठीक है. उसमें बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या कंसेप्ट है और उसमें क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है. नाउ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. तो डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, या डीएनए से डीएनए बना जाना बहुत आसान है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड थे, न्यूक्लिक एसिड ही बनाया जा रहा है. सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन बनाने की प्रोसेस, रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, मतलब ए सी यू सी जो भी है ना सीक्वेंस है, उससे बेटा हमें पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड बनाना है, प्रोटीन बनाना है. सो अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ बेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए and from mRNA to definite sequence of the amino acid in polypeptide is called as a, इसी को हम जेनेटिक कोडिंग कहते हैं. अब देखो इसमें हम लोग वर्डिंग्स यूज करते हैं, मतलब जो ट्रिपलेट डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है उसको मैं कोडोजेन कहता हूं, और जो कोडोजेन को हम लोगों ने एमआरएनए पे डाल दिया उसी को हम कोडॉन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द कोडॉन. कोडॉन ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट को मैं कोडॉन मानता हूं. द जेनेटिक कोड पर्टिकुलरली रेफर टू द कोडॉन ऑफ एमआरएनए. ये बात को याद रखो, जो एमआरएनए के ऊपर है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो ट्रिपलेट है उसी को मैं कोडॉन कहता हूं. जो डीएनए के ऊपर है वो कोडोजेन, ठीक है. सो एमआरएनए इज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द, है ना, डीएनए दैट स्पेसिफाइज नंबर, sequence and types of the amino acid in proteins. तो फिर प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड लगना चाहिए, कहाँ पे क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें बेटा इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्ट में, मतलब मैसेंजर आरएनए में भरी पड़ी है. नाउ यार ये डिसफर करना, ठीक है, आंखों से दिखता कुछ है नहीं, उसको समझना मॉलिक्यूलर लेवल पे सब कुछ है. तो कैसे कैसे किया होगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है. नंबर 1 थिंग, यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, आपको यही बोलेंगे कि बताओ कोडॉन क्या है, तो आप बोलना है ट्रिपलेट होता है. दैट्स इट. नाउ सिंस देयर आर, कोडोजेन मतलब सिंपल है, डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको मैं कोडोजेन कहता हूं. द ट्रिपलेट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए इज द कोडोजेन. वही सेम उसकी कॉपी जो एमआरएनए के ऊपर आती है उसे हम लोग कहते हैं कोडॉन, ठीक है. दैट्स इट. जनरेटर ऑफ कोडॉन इज अ कोडोजेन. इट्स सिंपल. हेलो, है ना. सो सॉरी सर कोडोजेन क्या होता है? कोडोजेन इज अ सीक्वेंस, इट इज आल्सो ट्रिपलेट. आई विल शो यू, डोंट वरी. आई विल शो यू. बस यहाँ पे अभी मेरा फोकस क्या है, सारे बच्चे थोड़ा नोटिस करें. कोडॉन जब ये वर्ड मैं यूज करता हूँ, कोडॉन, तो व्हाट आई विल थिंक, एमआरएनए और डीएनए. हेलो, व्हाट आई विल थिंक, एमआरएनए और डीएनए? सर एमआरएनए. mRNA. That's it. That is my point. That's it. ठीक है. तो इसको मतलब भूलो मत, बस ये important है ना. Since there are 20 different amino acids, अब देखो यार 20 different, ये जो point मैंने अभी बताया, there must be at least 20 more codes in mRNA. कम से कम 20 तो कोड होने चाहिए. तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज गैमो. A physicist argued that since there are only 4 bases, if they have a true code 20 amino acids, the code should consist of the combination of bases. अब इनका ये सजेशन है, बस बाकी कुछ नहीं है ना, सजेशन. एंड हाउ, हाँ, तो फिर ट्रिपलेट हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मान लिया कि चलो यही एक पॉसिबिलिटी है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैसे होगा. ये मैंने जैसे कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया, अभी 4⁻³ करोगे तो आपको 64 पॉसिबल कोडॉन मिलते हैं, जनरेटिंग मेनी मोर कोडॉन देन रिक्वायर्ड. अब यार ये सही में इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इतने कोडॉन मिल रहे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग इस साइंटिस्ट को थोड़ा ध्यान दें. इनका नाम है बेटा सेवेरो ओकाओ, ए जापानीज. सेवेरो ओकाओ, इन्होंने एक ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया, बहुत ही गजब की बात है ये. इन्होंने एक ऐसा एंजाइम डिस्कवर किया जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एंजाइम में एबिलिटी है कि इन द टेस्ट ट्यूब आप
विदाउट सेल, सेल के बाहर आप एक अगर है ना नाइट्रोजनस बेस वाला है ना न्यूक्लियोटाइड लेते हो, उसको दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दोगे इन द लैब, सेल फ्री मीडियम, ठीक है। आप सेल फ्री मीडियम में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकते हो, बिकॉज एक बफर मीडियम में सेवेरो-ओकाउ एंजाइम, जो कि टेक्निकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज नाम का एंजाइम है, वो एक्चुअली बेटा दो न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? हेलो, विदाउट सेल, सेल के बाहर। सो यहाँ पे बेटा बहुत बड़ा ट्रिगर मिला। ये डिस्कवरी ने बहुत सारी चीजें बदली। क्या बदला? कि हम लोगों ने पॉसिबली आरएनएस बनाने शुरू कर दिए, आर्टिफिशियल आरएनए। दैट इज व्हाट द पॉइंट। They are not actually, we are not manufacturing them in the cell. They are actually manufactured in the cell-free medium, in vitro. तो इन विट्रो बेटा डीएनए आरएनए बनाने की पॉसिबिलिटी हमारे पास में आ गई, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, चीजें हम बना सकते थे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड और समथिंग। सो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, ठीक है। उससे पहले मार्शल निरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, ये देखो निरेनबर्ग, ठीक है। निरेनबर्ग मेड अ सेल फ्री सिस्टम। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ये एंजाइम काम कर सके, जो सेवेरो-ओकाउ ने एंजाइम बनाया था। सो ही डेवलप्ड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब एक ऐसा सिस्टम ही बना दिया जिसमें सेल की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी सेल में हो सकता था वो सारे सिमुलेशन से क्रिएट कर दिए गए और बाहर ही आर्टिफिशियली इन विट्रो प्रोटीन का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब इन दोनों ने कुछ कंडीशंस डेवलप करा दी, मतलब आप आरएनए बना सकते हो, डीएनए बना सकते हो, है ना। इसने वैसा सिस्टम बना दिया कि आप प्रोटीन बना सकते हो, दैट फाइनली हेल्प टू कोड, है ना, जो भी कोड है उसको डिसिफर करने में। सबसे बड़ा काम हमारे जो है इंडियन साइंटिस्ट भी है यहाँ पे, 1964 हरगोबिंद खुराना, इन्होंने, है ना, और भी आगे चल करके काम किया। एक्चुअली इन्होंने एंजाइम बना दिया, तो एंजाइम होने का क्या मतलब, ठीक है। बुक्स है, पेन है, पेंसिल है, तो सभी लोग थोड़ी ना पढ़े, ठीक है, तो पढ़ना भी तो है, उसको काम भी तो करना है। तो इन्होंने जो सिस्टम्स बनाए उनका यूज बहुत बखूबी से हरगोबिंद खुराना ने कर लिया। He actually synthesized the RNA molecules now. मतलब ही, है ना, उसने पिक पे लेके गए इस चीज को, एकदम मतलब ओरिजिनल RNA molecule he made it. उन्होंने लैब में क्रिएट किया with the defined combinations of the bases. अब यहाँ पे जो टर्म चीज आती है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, what he made, that is homopolymers and copolymers, इसका क्या मतलब है? Let's understand this. मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ थोड़ा ध्यान से अब सब लोग समझो। हरगोबिंद खुराना यूजिंग द एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं? ये वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। Also he is using the cell-free system of the protein synthesis developed by the Marshall Nirenberg. Now what he did, he developed something that is called as what the homopolymers. Now homopolymer बनाना बहुत आसान था, ठीक है। although इन्होंने ये सब निरेनबर्ग के साथ मिलकर के ही किया है, ऐसा नहीं कि अकेले ही कर लिया, तो है ना, होमोपॉलीमर बनाया। होमोपॉलीमर का सिंपल क्या मतलब है? लैब में इन्होंने, अब यूरेसिल ले लेते हैं बच्चों, यूरेसिल वाला, ठीक है। तो ये जो यूरेसिल होता है यूटीपी, उसको ले लिया हमने और बहुत सारे सिर्फ यूरेसिल ही लिए और बस उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो बनते हैं बेटा, ये आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, दैट्स इट, वी हैव एक्चुअली, दे एक्चुअली मेड दिस अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली यूरेसिल। तो ये ऐसा एमआरएनए बना जिसमें बाकी कुछ है ही नहीं, अदर देन यूरेसिल, नथिंग इज देयर। हेलो, आर यू क्लियर? उन्होंने जो बनाया वो होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर, बिकॉज इट हैज ओनली यूरेसिल। सेम वे ही मेड द पॉली, क्या बोलते हैं, साइटोसिन एंड पॉलीएडेनिन एंड पॉलीग्वानिन, दैट टाइप ऑफ द सीक्वेंसेस ही मेड। अब इससे क्या फायदा है? इससे बहुत इजी था। अब इसी चीज को, इसी एमआरएनए को उन्होंने निरेनबर्ग के सेल फ्री सिस्टम से काम करवाया।
बोला कि चलो देखते हैं कैसा प्रोटीन बनवा लेता है, चलो देख लेते हैं। सो एक चीज बड़ी प्यारी सी नोटिस करने को मिली कि हम लोग जब भी मतलब ये इससे जो mRNA बना, उस mRNA से जब प्रोटीन बनाया गया तो उसमें बस एक ही चीज लग रही थी, फेनिलैलैनिन 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 फेनिलैलैनिन, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ भी नहीं ऐड हो रहा है। कैन यू नोटिस, है ना? यहाँ पे आप देखो एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ यूरेसिल हमने दिया। आप देखो 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 6, यहाँ पे एक 7 ले लेते हैं, तो ये 7 टाइम हमको फेनिलैलैनिन मिला। तो कैन यू, आउट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कैन यू सजेस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यू इन द mRNA? तो सर यू ये वर्ड जब भी पढ़ा जाता है ना, तब सिर्फ फेनिलैलैनिन ही यूज करके किया जाता है। ओके, मतलब यू मींस द फेनिलैलैनिन, यस। तो यहाँ पे अगर आप ये कोड का टेबल देखोगे, ये जो टेबल बनाया गया है, इसमें पहला ही नंबर पे बच्चों ये देखो, यू ऑलवेज मींस द फेनिलैलैनिन। और चाहे फिर वो कोई बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे व्हेल हो, चाहे एंट हो, कोई प्लांट हो, यस, हेलो, all organisms on earth, in all organism उनके बेसिक में you means always phenylalanine ही होता है, there is no other meaning of that। you का मतलब बस phenylalanine है। if you read it you will just बस राइबोसोम जैसे ही पढ़ेंगे, अच्छा mRNA के ऊपर यू दिख रहा है, चल phenylalanine लाके चिपका रे भैया, that is what the point। hello, are you clear? yes sir, है ना? तो सेम वे ऐसे ही डिसअपियर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देन ए? ओके, ए को ढूंढ लेते हैं, उसमें कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। तो एनिल ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब लाइसिन है सर। ओके, देखो ऐसे पहले तो डिस्कवर किया है। तो सर ये तो ठीक है, होमोपॉलीमर, इसके बाद में एक और वर्ड लिखा है, ये क्या है सर? ये जो लिखा है ये क्या है? ये कोपॉलीमर। कोपॉलीमर बहुत आसान है अब तुम लोगों को समझना, है ना? कोपॉलीमर आसान है। क्या किया देखो, यहाँ यू लिया था ना, उससे बेटर है भाई ने ले लिया दो, है ना, अमीनो एसिड्स, दो नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ ले लिया, ठीक है। प्रॉपरली बेटा इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और देखा कि चलो यू एंड सी ले लेते, तो क्या हुआ? यू सी, ओ इस तरह से। Now understand here, while reading this codon, you have to be very careful. How? Because whenever you read this codon, you have to read it in very proper manner. The first codon is UCU and the second one is the CUC. Again, UCU and then CUC. Okay, hello? Isn't it? है ना? और मैंने आपको बार बार ये बताया कि डायरेक्शन कौन सा होता है बेटा, रीडिंग फ्रेम इज ऑलवेज 5' to 3', इसको तो कभी नहीं भूलने का, ठीक है। अगर आपने उल्टा पढ़ा तो अलग ही कोडॉन मिलेंगे आपके, CUC ऐसा मिलेगा, ठीक है। सो एनीवे, तो UCU एंड CUC ये कोडॉन मिले। इफ यू फाइंड हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा UCU का मतलब होता है सेरिन, UCU का मतलब होता है सेरिन, और CUC सी का टेबल ये है, तो CU का मतलब होता है ल्यूसिन। तो बस हो गया, बार बार यहाँ पे वही लग रहा है, सेरिन ल्यूसिन, then again serine, then again leucine, like that it is happening, just happening। अब उनको समझ में आया, अच्छा UCU मतलब सेरिन होता है और CUC मतलब ल्यूसिन होता है। अभी तो हम इसको पढ़ के यहाँ पे लिखते हैं, उन्होंने वैसा नहीं किया, पहले बनाया, कोड्स दिखाए, ठीक है, फिर उसमें क्या क्या अमीनो एसिड लग रहा है वो देखा और बताया कि नहीं भाई UCU मतलब सेरिन ही लगता है यार हमेशा, ठीक है। तो ये है बच्चों एक सिंगल सा डुप्लेट दो लेकर के कोपॉलीमर। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, वो चीज है बेटा हेटेरोपॉलीमर। अब आप समझ सकते हो हेटेरोपॉलीमर का क्या मतलब है। अब यहाँ पे खुराना को एक्चुअली नोबेल प्राइज मिला है, तो ही मेड द जेन्युइन कॉम्बिनेशंस ऑफ आरएनए। हेलो, जेन्युइन मतलब क्या है? मतलब आप समझो कि ऐसे तो कितने कॉम्बिनेशन, कितने सीक्वेंसेस बन सकते हैं, है ना। सो ही मेड फ्रॉम द फोर बेसिस यूज करके उसने ये बनाया भाई, है ना। मतलब यू भी यूज किया, सी, ए एंड जी, ऑल ऑफ देम, ठीक है। और सारी चीजों को यूज करने के बाद में
हमने ये जो प्रॉपर यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, ये बेटा मैन्युफैक्चर किया है। इससे अब हम समझते हैं यहाँ पे अब बेस्ट प्रॉब्लम ये है सर, फिर भी सर 64 कोडॉन है एंड कोड करने सिर्फ 20 अमीनो एसिड। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है, इसको कभी भी ना भूलना मत। बट इसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही बेसिक पॉइंट आपको समझाया। वो क्या था कि किसी भी एक चीज के, किसी भी एक वस्तु के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट द पॉइंट ओनली। बादल, बादल जो बोलते हैं, जलद, तोयद, नीरद, अंबद, ऐसे हमें पढ़ाते थे संस्कृत में, ठीक है। तो एक ही चीज है यार, बादल, दैट्स क्लाउड। क्लाउड के अलग अलग नाम हो सकते हैं, सो दैट कैन पॉसिबल। तो ये पॉसिबल यहाँ पे है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल, हाउ इट इज एक्चुअली अरेंज्ड टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमें ये हमेशा नोटिस करना है इस टेबल को समझने के लिए या याद करने के लिए, यूकैग ये एक हमारा कॉम्बिनेशन है, UCAG, यूकैग, ठीक है। अब ये यूकैग हमेशा अरेंज किया जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। फर्स्ट पोजीशन मतलब एट द 5' एंड। कभी भी आप किसी भी कोडॉन को पढ़ोगे, मतलब अगर मैं बोलूं मैंने यहाँ पे कोडॉन लिखा बेटा ये वाला, ठीक है, और आपको बोला चलो रीड करो इसको, जस्ट रीड दिस कोडॉन, ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे? Exactly. So which one is the first codon here? The G is the first codon. Hello? Yes, sir. है ना? U is always, because the middle is the second, and then A is the third codon. तो हमें हमेशा ये नोटिस करना है कि फर्स्ट कोडॉन इज ऑलवेज एट द 5' एंड। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोडॉन लिखा जाता है, इसका मतलब ही होता है जो आपके मतलब कोडॉन के 5' एंड की तरफ है वही फर्स्ट पोजीशन है। यस, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिप्रेजेंट दिस एंटायर फंडा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप लोग, UCAG, यू क्या लिखा है, और सेकंड पोजीशन यहाँ पे है UCAG, यू क्या। अगर आप सिर्फ दो ही को पकड़ते हैं, दोनों को, थर्ड वाले को थोड़ा बाद में रखेंगे। इफ यू कंसिडर ओनली 2 ऑफ देम, तो यहाँ पे आपको टेबल बनाना बहुत आसान है यार, ये वाला दिस टेबल यू कैन मेक। यहाँ पे हमेशा ये सारे कोडॉन जो है यहाँ पे सारे जो आ जाएंगे, क्योंकि ये भी यू है तो ये भी यू है, तो बेटा सारे ही यू होंगे, यू। अब यहाँ पे फर्स्ट सी है और यहाँ सेकंड यू है, तो CU, मतलब देखो UU CU AU GU, बराबर। हेलो, isn't it? Sir, can you explain again? सिंपल है यार, ये फर्स्ट कोडॉन है, ये सेकंड है, तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, द फर्स्ट द सेकंड UU, द फर्स्ट द सेकंड UU। हेलो, हाँ सर। Okay, इस sir. बॉक्स में जितने भी आएंगे वो सारे UU से ही स्टार्ट होंगे ना, पहले बॉक्स में जो आएंगे, नंबर 1 बॉक्स ये जो है ना, नंबर 2 में बेटा CU होंगे, नंबर 3 में बेटा AU होंगे, और नंबर 4 में GU होंगे। हेलो, है ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो नीचे जा रहा है वो पहले कोडॉन है, और फिर हॉरिजॉन्टली सेकंड कोडॉन। बिल्कुल, ये वाला फर्स्ट है ना, दिस इज द फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये है ना। आप कॉलम को देखो, नॉट रो, जस्ट सी द कॉलम। हेलो, रो को नहीं देखना, ऐसे मत जाओ भाई, ऐसे मत जाओ, ये मत करो, डोंट डू दिस। मैं यहाँ पे कलर यूज कर लेता हूँ, ले आई एम ऑब्जर्विंग दिस, ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं भाई, समझ रहे हो? हेलो, कॉलम नॉट दी रो, रो को नहीं देख रहे। So if you see that, है ना, that is the first and second codon, you can see very carefully. हेलो, ठीक है ना। अब आपको यहाँ देखना है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन हर एक बॉक्स के लिए बनाई हम लोगों ने, एवरी बॉक्स हैज द UCAG। हेलो, isn't it? हर एक बॉक्स के लिए बेटा UCAG है। अगर ऐसा है तो बेटा इस बॉक्स में, जिसको भाई मैं पूरा ही पर्पल कर लेता हूँ, इस बॉक्स में सारे UU थे, तो 4 कोडॉन क्या बनेंगे इसमें? UUU, UUC, UUA, UUG, यूकैग फिर वहां पे लिख दिया हमने, यूकैग जो थर्ड पोजीशन पे है वो भी आ गए। सो इजंट इट? पहला ब्लॉक एकदम क्लियर है बेटा आपको? हेलो, यस सर। किसी को डाउट है? तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, 16 बॉक्सेस आर देयर, एंड इन एवरी 16 बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे आपको यूकैग अटैच कर देना है, जो भी पहले 2 बेस पेयर है, जो भी 2 बेसेस फर्स्ट और 6th जो है, उसके बाद में
ठीक है, यहाँ पे देखो यूसी यूसी यूसी, सी 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 सी, एसी एसी एसी, जीसी जीसी जीसी, सिंपल, हर एक को यूसी एजी लगा दो, इज इट? हेलो, नाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर है तो बढ़िया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट कि सर आपको क्वेश्चन क्या आएगा। सर ये फिर से मुझे है ना, मतलब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या आप ऐसे कोई दो कोडॉन बता सकते हो जिनका कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है? कैन यू टेल मी एनी टू कोडॉन्स which only codes for the one amino acid? तो आप बोलोगे U and UUC. नो नो नो, इट्स नॉट। ठीक है, जस्ट वेट, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे अगर आप थोड़ा अच्छे से नोटिस करोगे, जस्ट आई विल यहाँ से इसको बताता हूँ। इसको अगर बहुत अच्छे से नोटिस करोगे तो इस टेबल में आपको ढूंढ लेना है AUG, और जब आपको AUG मिलेगा, जैसे AUG तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉलम में आपको दिखाई देगा AUG। Now you can see here AUG only codes for the methionine, मतलब AUG only codes for the methionine, it only codes for the है ना, एक ही मिथियोन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन अवेलेबल है, AUG। तो पूरे दुनिया भर में जितने भी mRNA होंगे उनमें जब भी AUG लिखा दिखेगा तो राइबोसोम सिर्फ मिथियोनिन ही अटैच करेंगे। हेलो, सेम वे यहाँ पे क्या आप ऐसा अमीनो एसिड बता सकते हो जिसका ट्रिप्टोफैन TRP, अगर आप देखोगे तो TRP के लिए एक ही कोडॉन अवेलेबल है, दैट इज द UGG। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसे दो अमीनो एसिड्स है जो कि है मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, जिनके लिए कोडॉन अवेलेबल है। मिथियोनिन के लिए AUG अवेलेबल है और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG अवेलेबल है, दैट्स इट। क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, I will ask a question, just a question. The question is, can you tell me two amino acids which have only one word to determine them? Only Methionine one और codon. tryptophan. Exactly. तो बस ये इसलिए याद रखने पड़ेंगे आपको क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल है। अब आपको अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। I am talking about, if I will ask about आर्जिनिन के कितने कोडॉन अवेलेबल है, और मैं अगर ये बोलूं कि आर्जिनिन के लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है, अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, I will show you. Just see this, just see this. ये वाला कॉलम देख लो आप लोग, दोनों ऊपर और नीचे वाले कॉलम को देखो। If you see this, मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर लेता हूँ। देखो आप, ये ग्रीन कलर मतलब बेटा टोटल आर्जिनिन है। हेलो, CGU मतलब ये आर्जिनिन होता है, CGC मतलब ये आर्जिनिन होता है, CGA आर्जिनिन होता है, CGG आर्जिनिन होता है, मतलब CG ही तो आर्जिनिन है। हेलो, CG is Yes, sir. even if you move again, देखो यहाँ पे AG आर्जिनिन, AGG आर्जिनिन। हेलो, तो यार अभी समझ में आया कि 20 अमीनो एसिड है, बट है ना कोडॉन ज्यादा है तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा। क्यों? बिकॉज सो मेनी, बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स है जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्जिनिन है ना, ऐसा ही कोई ग्रीन कलर में हम फंसा सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं दिखाता हूँ। यू कैन सी द ल्यूसिन, ल्यूसिन के लिए देखो ये है UUG एंड UUA एंड देन CUU, CUC, CUA, CUG। तो ल्यूसिन भी ऐसा है जिसके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है। हेलो, इजंट इट? दिख रहा है क्या? ल्यूसिन है। सर और कोई है क्या? और है ना, दिखाता हूँ, देखो ये देखो, सेरिन, सेरिन 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 सेरिन, और कई है सेरिन। ठीक है, तो हाँ देख लो यहाँ पे, देखो इसको कुछ अलग कलर करना पड़ेगा। ओके चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेरिन सेरिन। तो सर हमने तो ऐसे अमीनो एसिड देख लिए हैं जिनके लिए है ना, मतलब ऐसा 6 कोडॉन अवेलेबल है, 6 कोडॉन्स आर अवेलेबल फॉर। ओ ये तो गजब ही हो गया। तो बिल्कुल है ना, ऐसा है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, isn't it clear to you all? Yes, sir.
है ना। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बच्चों, सभी लोग देख पा रहे हो, यू कैन सी वेरी वेल इट विथ योर ओपन आईज दैट very simply there are some amino acid which have more than one codon. For example, I will take a different color here. देखो, क्या आप देखो प्रोलीन के लिए यार 4 अवेलेबल है, ये पूरा बॉक्स प्रोलीन का है, ये पूरा बॉक्स थ्रियोनिन का है, ये पूरा बॉक्स एलेनिन का है, this entire box is of the valine, this entire box is for the glycine. Hello, isn't it? Yes, sir. ठीक है, मतलब 4 वाले भी हैं, 4 4 नंबर में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार अभी आपको ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। तो क्या आप मुझे आंसर दे सकते हो, क्या आप ऐसे अमीनो एसिड्स के बारे में बता सकते हो जिनके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है? तो आप बोल सकते हो यस वी नो इट सर, आर्जिनिन है जिसके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है, ल्यूसीन है जिसके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है, सेरिन है जिसके लिए 6 कोडॉन अवेलेबल है ना। क्या आप ऐसे कोडॉन्स बता सकते हो, अमीनो एसिड्स बता सकते हो जिनके लिए 4 कोडॉन्स अवेलेबल है? आप बोल सकते हैं बिल्कुल सर, बता सकते हैं हम लोग। प्रोलीन है, थ्रियोनिन है, एलेनिन है, वैलिन है, ग्लाइसिन है, जिनके लिए 4 कोडॉन्स अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। और कुछ और भी है ना सर? देखो यहाँ पे आप कलर बदल लेते रहो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइसोल्यूसिन के लिए बेटा 3 अवेलेबल है, एक मिथ्योनिन का छोड़ दो, मिथ्योनिन का AUJ, बाकी AUU, AUC, AU, ये दे कोड फॉर द आइसोल्यूसिन। हेलो, 3 वाले भी सर, 2 वाला है, 2 वाले तो बहुत है। देखो ये देख सकते हो आप लोग, एस्पेरेटिक एसिड के 2 है ना, है कि नहीं? एस्पेरजिन के 2 है, हिस्टामाइन के 2 है ना, टायरोसिन के 2 है, फेनिलैलानिन जो मैंने सबसे पहला बताया UUU, उसके लिए UUC भी अवेलेबल है ना। दैट्स इट। हिस्टामिन है, ग्लूटामिन है, एस्पेरजिन है, लाइसिन है ना, ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे ये तो ग्लूटामिक एसिड। यस, हेलो। तो आपको मैं एक अभी क्वेश्चन पूछता हूँ सर, इसको याद कैसे रहे? याद में रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। अब मैं आपको ये बोलूं, क्या आप ऐसा कॉलम बता सकते हो जिसमें सब में 4 का ही है बॉक्स? तो आप बोलेगे सर सेकंड कॉलम है ना, हाँ या ना बोलो। हाँ सर। Yes, sir. सेकंड कॉलम कोई रटने की जरूरत है क्या? सेकंड कॉलम बताओ, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलेनिन, बताओ, है ना। Yes, sir. ओके, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। आप ऐसा कॉलम बताओ जिसमें सब में 2 है एवरीवेयर 2। तो आप बताओगे थर्ड कॉलम देखो ना, थर्ड कॉलम देखो, है ना। थर्ड कॉलम में देखो बेटा, थ्रियोनिन का है, फिर स्टॉप कोडॉन है, फिर हिस्टामिन है, फिर ग्लूटामिन है, फिर एस्पेरजिन है, फिर लाइसिन है, फिर एस्पेरेटिक एसिड है, फिर ग्लूटामिक एसिड है, सब है। अब ये नाम पहले बता के रखे मैंने अमीनो एसिड के, ऐसे नहीं मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ, ये नहीं। ठीक है, बाकी जो पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, वो थोड़ा मिक्स है, मिक्स बड़ा आसान है, मतलब ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं लगता इफ यू सी वेरी केयरफुली। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतना कुछ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस कोई सीरीज बना लेनी है, जैसे कि सर, प्रो, थ्रू, एला, व्हाटएवर में भी जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, आप कुछ भी बनाओ, उसका न्यूमेरिक आप बना सकते हो सेकंड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए आप बेटर न्यूमेरिक बना सकते हो, यू कैन। और आपको ये कोई टेबल रटने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं के वही समझ सकते हो। थर्ड कॉलम मतलब इट विल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द UA, CA, AA, GA, थर्ड कॉलम, because third column is of the A, you can। हेलो, क्या आपको टेबल बनाना है वहां पे? नहीं, थर्ड कॉलम बोलते ही दिमाग में आना चाहिए। देखो थर्ड कॉलम मतलब A, अच्छा तो UA है ना, CA, AA, GA, बस हो गया। बस UA मतलब इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो फिर से यही आ जाता है। दिस इज वेरी सिंपल मतलब, है ना। सो नो नीड ऑफ एनीथिंग, बिल्कुल जस्ट लॉजिकली इसको अगर समझोगे तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सर नहीं। फिर से एक बार बताइए, 1 कोडॉन का मतलब क्या है?
क्या क्या? सिर्फ वन कोडॉन का मतलब क्या है? सिर्फ वन कोडॉन, हाँ उसका मतलब समझेगा ना, अभी पूरा नहीं हुआ कंसेप्ट। अच्छा ठीक है। हाँ, उसका मतलब तो अभी तो वही तो बोलने वाला था मैं, बिल्कुल राइट टाइम पे तुमने पूछा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने ये स्टेटमेंट आपको बार बार बताया, क्या बार बार बताया कि 64 कोडॉन है भाई, 64 कोडॉन है ना। हम लोग 64 कोडॉन जब बोलते हैं तो हम गलत होते हैं, तो हमें क्या बोलना होता है पता है? 64 ट्रिपलेट। हेलो, ठीक है, 64 ट्रिपलेट। नाउ 64 ट्रिपलेट में से सिर्फ 61 ही कोडॉन है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, 61 ही कोडॉन है। तो बाकी का 3 क्या है? देखो, जो 3 होते हैं वो स्टॉप कोडॉन है, मतलब नॉनसेंस कोडॉन है, जिनको हम कोडॉन के दर्जा में नहीं रखते। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि ऐसे 3 ट्रिपलेट है जो किसी भी कोडॉन को, मतलब किसी भी अमाइनो एसिड को इंडिकेट नहीं करते। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। तो देखो ऐसे कौन कौन से हैं। So there is a one that is called the UAG, then UGA and then UAA. ऐसे 3। Where are the position here? This is what the position here. You can see this one. Hello, can you see? UAA stop codon, UAG stop codon, and then यहाँ पे आप देख सकते हो UGA is a stop codon। मतलब ये 3 ऐसे सीक्वेंसेस है, ट्रिपलेट है, जिनका मतलब कुछ नहीं, नथिंग। They not indicating any amino acid. They are not indicating any amino acid. मतलब ऐसे भी कोई अमीनो एसिड है, ऐसे भी कोई कोडॉन है जो 0 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो हाँ सर, 3 है ना, isn't it? है ना? हेलो, Yes. तो बेटा जैसे ही राइबोसोम पढ़ते हुए जा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस है आपके सामने, ये सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ AUG लगा हुआ है, यहाँ UUU लगा हुआ है, यहाँ बेटा UGA लगा हुआ है। अब ये राइबोसोम इधर 5' to 3' पढ़ रहा है। पढ़ते समय इसको पहले पढ़ा, अरे ये तो अपना ही है यार, मिथियोनिन लगाओ, लगा दिया। फिर आया इसको पढ़ा, इसको पढ़ता, अरे फेनिलैलैनिन लगाओ, लगा दिया। आया यहाँ पे, अरे ये क्या है, ये तो कोई नहीं है, इसका मतलब ही कुछ नहीं है, तो रोक दो भैया, हो गया, प्रोटीन बन गया, भेज दो इसको। मतलब आप मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ते 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 जाते हो। ट्रिपलेट आया, एक ट्रिपलेट आया, एक ट्रिपलेट आया, जो ट्रिपलेट आया उसके हिसाब से अमीनो एसिड आपने अटैच कर दिया। अचानक से आप ऐसे कोडॉन के ऊपर पहुंच जाते हो, राइबोसोम को, आपको दिखा यूजी है, अरे यूजी है मतलब स्टॉप हो गया। मतलब अभी तक जितने जुड़े हुए हैं उतने ही, तो दैट इज इसके आगे का प्रोटीन नहीं बनेगा, उतना ही बनेगा। इजंट इट? एवरीवन इज क्लियर? इसीलिए इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? Stop स्टॉप codon. कोडॉन कहते हैं। स्टॉप कोडॉन मतलब यहीं तक ही प्रोटीन बनेगा, इसके आगे का प्रोटीन नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ ब्रेक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जब भी मैं सीक्वेंस लिखूंगा ना mRNA, whenever I will write first AUG only। इसका मतलब AUG दो चीजें कर सकता है, या तो वो मिथियोनिन को कोड तो करता ही है, बट इट ऑल्सो एक्ट एज ए स्टार्ट कोडॉन। तो यार मतलब मैं समझाता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इसी डायग्राम को पूरी तरह से देखो बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस बनाया mRNA का, यहाँ 5' to 3'। यहाँ पे सीक्वेंस है बेटा, कुछ तो भी अबलादून सीक्वेंस लिख लेते हैं, UCU देन UGA व्हाटएवर। ठीक है, तो ये ठीक है, UGA नहीं लिखते हैं, UCA लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 सीक्वेंस है। अब यहाँ पे है AUG, उसके बाद है UUU, CCC, ठीक है, AAA एंड देन है UAA। नाउ ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे भी एक काम करने वाला हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मैं फिर से AUG लिख देता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। नाउ राइबोसोम इस एंड से पढ़ना शुरू करेगा, 5' एंड से रीडिंग करना शुरू करेगा। इसको पढ़ेगा, अरे ये तो AUG नहीं है, हटा, ये U से ये AUG नहीं, हटा, अरे ये मिल गया भैया, पहला वाला AUG मिला है, चलो यही स्टार्ट है, लाओ रे मिथियोनिन लाओ, लगाओ यहाँ पे, इजंट इट? हेलो, तो उसने तब तक बेटा अमीनो एसिड नहीं लगाए जब तक क्या नहीं मिलता उसको, पहला AUG नहीं मिलता। तो AUG इज ऑलवेज अ स्टार्ट कोडॉन। नाउ इसको बड़ा ध्यान से फिर से देखना। अभी UUU आया, लगाया फेनिलैलैनिन,
ACC आया, उसका अमीनो एसिड लगा दिया, फिर AUG आया, फिर मिथियोनिन लगा दिया। अब ये वाला AUG स्टार्ट कोडॉन नहीं है, हेलो, ये जो है ये स्टार्ट कोडॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले AUG आ चुका है, अब ये मिडल में मिथियोनिन है। हेलो, इजंट इट? Yes, sir. Yes. मतलब AUG कैन एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन एज वेल एज एक्ट एज ए, है ना, कोड फॉर द मिथियोनिन। हेलो, ये क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो स्टॉप कोडॉन भी एग्जिस्ट करते हैं तीन, एक है UAG, UG, AU, AA, these are the stop कोडॉन। अब ये तो याद रखने पड़ते हैं, यानी बहुत सिंपल भी, UAG, UGA, UAA, ये स्टॉप कोडॉन है, इनके बारे में पूछते हैं हमेशा बार बार। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल पॉइंट, कुछ भी नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, नाउ पॉइंट पे आते हैं। तो सर मतलब ऐसे भी कोडॉन ट्रिपलेट अवेलेबल है जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, उनको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। अच्छा, तो फिर ये चक्कर क्या है सर, AUG का और UGG का? ये ऐसे दो कोडॉन है जो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब जब भी आप AUG पढ़ोगे तो मिथियोनिन लगेगा। स्टॉप कोडॉन का यूज अभी तो बताया, प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे रुक जाएगा, नहीं तो कैसे रुकेगा प्रोटीन सिंथेसिस? कहां तक प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है कैसे पता? जहां UAG लगा रोक दो, ठीक है, वही तो बताया। तो स्टॉप कोडॉन का मतलब ये है कि जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस रोकना है, राइबोसोम को पता चले भाई ये आ गया तेरा स्टॉप, बस इसके आगे नहीं जाने का है, ठीक है। तो अब ऐसे ही है बेटा, डीजेनरेसी के बारे में सोचते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डीजेनरेसी फॉर द कोडॉन? तो लॉ ऑफ डीजेनरेसी ये है कि 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन अवेलेबल है। अभी क्लियर है? अभी देखो सही बोल रहा हूँ, अभी तक 64 बोल रहा था तो वो गलत था। Isn't it everyone? Hello, Yes. है ना? No, it will always toward the 3' end, but it is not at the 3' end. Hello, है ना? So 20 अमीनो एसिड्स है बेटा और उसके लिए 61 कोडॉन अवेलेबल है। Why 3? सर 3 are stop कोडॉन, they are nonsense कोडॉन बोलते हैं उनको, सीरियसली उनको हम नॉनसेंस कोडॉन ही कहते हैं, बिकॉज उनका कोई सेंस ही नहीं है, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। हेलो, सो यहाँ पे अब हमको बात करनी है कि क्या सर ये 61 कोडॉन आप बोल रहे हो, ट्रिपलेट बोल रहे हो, जो कि 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, इसका मतलब क्या हमेशा हर अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है? कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना, क्वेश्चन सुना? क्या बेटा सारे के सारे अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है? No, sir. तो आंसर है नो। बताओ No, एक्सेप्शन sir. कौन कौन है? एक्सेप्शन कौन कौन है? ट्रिप्टोफैन हाँ बढ़िया, और ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन, दैट्स बाकी सब में डिजेनरेसी है मतलब, ठीक है, बाकी सब में एटलीस्ट बेटा एक अमीनो एसिड के लिए 2 कोडॉन अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिया ग्लूटामिन है, सो ग्लूटामिन के लिए कितने कोडॉन अवेलेबल है? तो आप बोलोगे सर 2 है सर, CAA CAG। अरे ये CAA क्या है सर, निकलना है क्या प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ग्लूटामिन, अरे 2 है, इसका मतलब इट्स नॉट ओनली यूनिक नहीं है, यहाँ पे ये 2 है उसके लिए। हिस्टामिन के लिए 2 है, CAU CAC, है ना? हेलो, isn't it? ठीक है, 2 क्या 3 वाला भी है? कौन है रे 3 वाला? बताओ, एक ही है भैया 3 वाला, कौन है बताओ? आइसोल्यूसिन है कि नहीं? आइसोल्यूसिन है ना, 3 वाला, बस एक ही है, AUU AUC AUG AUA, बाकी खत्म, ठीक है। बाकी तो 4 वाले तो दिखे नहीं, बताओ आपको पता ही है यार, 4 वाले ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है ना, थ्रियोनिन, प्रोलिन, सेरिन सब है, ठीक है। 6 वाले 3 है, ल्यूसिन है, सेरिन ल्यूसिन और अर्जिनिन, है ना, ये 6 वाले हैं, सेरिन 4 में नहीं है, ठीक है। सो isn't it clear to everyone? हेलो, यस। तो बेटा नॉर्मल है यार, ये कुछ भी बड़ी बात है नहीं। तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट 61 कोडॉन फॉर द 20 अमीनो एसिड्स, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। बट डीजेनरेसी 2 लोग नहीं शो कर रहे, वो कौन है? मिथियोनिन वाला और ट्रिप्टोफैन वाला, वो डिजेनरेट नहीं हो रहे,
एक अमाइनो एसिड एक कोडॉन, खत्म, हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिसिटी दिखा रहे हैं वो टीआरपी, बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं है। Isn't it everyone is clear? कोई किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो भाई फटाफट। हेलो, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो ये कोडॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत आसान है। नंबर 1 जो फीचर होते हैं साइलेंट फीचर की, तो कोडॉन इज ट्रिपलेट। ओके, 61 codons are available for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid, so they function as a stop codon। तो ये पहला फीचर है। दूसरा, जेनेटिक कोड इज अ स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब थोड़ा ध्यान से समझो। अनएम्बिगुअस ये वर्ड आपको हमेशा देखने को मिलेगा। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। एम्बिग्विटी का मतलब है कंफ्यूजन। नाउ इस पॉइंट को कैसे समझना है वो, है ना, और कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान देना। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। इफ आई विल राइट डाउन AUG, what you will add? You will add methionine. But if I will add GUU, अगर मैंने आप GUU पढ़ा तो मैं क्या ऐड करूंगा? मैं वैलिन लगा दूंगा। मतलब every codon only codes for the one amino acid। हेलो, अरे कुछ समझा? स्टेटमेंट समझा क्या? कोडॉन के हिसाब से देखोगे ना, टूवर्ड जाओ, कोडॉन की तरफ जाओ। एवरी कोडॉन कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। मतलब आप बोलोगे सर GUU कैन कोड फॉर वैलिन एंड GUU कोड फॉर एलानिन, ऐसा नहीं होता। GUU ऑलवेज कोड्स फॉर द वैलिन, UUU ऑलवेज कोड्स फॉर द फेनिलएलानिन। हेलो, GGU ऑलवेज कोड्स फॉर द ग्लाइसिन। अगर मैंने यहाँ GGG लिखा तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? GGG मतलब सर ग्लाइसिन ओनली। हाँ, अगर मैंने ग्लाइसिन लिखा तो आप बोलोगे सर इसके लिए 4 कोडॉन अवेलेबल। अरे समझ में आता है क्या? When I will see from the perspective of the codon, it is always specific। कितने लोगों को क्लियर है? So clear. अगर मैं जब ग्लाइसिन की तरफ से देखूंगा, जब मैं अमाइनो एसिड के साइड से देखूंगा, तो it is non-specific, it is degenerating, it has many words for self explanation। तो जेनेटिक कोड मतलब ये होता है वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगुअस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड वेरी हाईली स्पेसिफिक। बट जेनेटिक कोड इज ऑन अदर हैंड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब होता है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। वही जो एग्जांपल मैंने बताया, GGG का मतलब हमेशा ग्लाइसिन ही होगा, दैट इज, है ना, अनएम्बिगुअस, नो कंफ्यूजन, स्पेसिफिसिटी। बट ग्लाइसिन का मतलब हमेशा GGG नहीं होगा। हेलो, है ना, ग्लाइसिन कैन बी कोड फ्रॉम द GGU, GGC, GGE, GGG, isn't it? हेलो, अब इसीलिए ये क्वेश्चन को बराबर पूछते हैं, क्योंकि अगर जिसने पढ़ा भी है ना उसको कंफ्यूजन है यार ये क्या चीज है। तो इट इज अनएम्बिगुअस एंड इट शोज द डीजेनरेसी। क्या आप ऐसे आप मुझे ऐसे 2 अमाइनो एसिड बता सकते हो जो डीजेनरेसी बिल्कुल शो नहीं करते? फिर आपका आंसर आता है ये मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। बिल्कुल वो डीजेनरेसी नहीं शो कर रहे हैं। अगर आप मिथियोनिन बोलोगे तो AUG ही लगेगा, अगर आप ट्रिप्टोफैन बोलोगे तो UGG ही रहेगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप ग्लाइसिन बोलोगे तो फिर सर 4 कोडॉन है सर। हेलो, isn't it? तो यही बस हमें समझना है, यही बस समझना है। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। क्या मतलब है सर कॉमालेस का? ये कॉमालेस कैसे हो सकता है? बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जेनेटिक कोड में कोई कॉमा, पंक्चुएशन मार्क ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है, mRNA में कोई सीक्वेंस है, अब ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है, GGA व्हाटएवर। अब इस सीक्वेंस को मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ। AUG खत्म होने के बाद बराबर CCA पढ़ूंगा और CCA के बाद में GGA ही रीड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि AUG पढ़ लिया पहले, दिस इज ट्रिपलेट इज ओवर, इसको छोड़ दो, ये कॉमा है, फिर ये आप ये पढ़ लो भाई, ऐसा नहीं होता।
सो इट हैज अ कंटेजियम, कंटेजियम का मतलब कंटिन्यूअस मैनर में उसको पढ़ा जाता है। इट इज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एक ट्रिपलेट हुआ तो दूसरा ट्रिपलेट, दूसरे के बाद तीसरा। देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क, नो फुल स्टॉप, नथिंग, नो कॉमा। सो इट्स अ पंक्चुएशन लेस, इट्स अ कॉमा लेस। हेलो, isn't it? ठीक है, नहीं सर ये इसको छोड़ दो, ये कॉमा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द पॉइंट इट इज। यहाँ पे हमारा है ना, ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। द कोडॉन इज रीड इन mRNA in a contiguous fashion. There are no punctuations, कोई punctuations नहीं है, no punctuations। उसके बाद यहाँ पे आता है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अभी नियरली यूनिवर्सल का क्यों लिखा है, थोड़े थोड़े हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। इवन हमारे खुद के माइटोकॉन्ड्रिया में GUG कोड्स फॉर द मिथियोनिन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम है वो थोड़ा वेरी करता है, एक हाथ दो बेस के लिए, बस ज्यादा नहीं, पूरा नहीं, एक हाथ दो बेस के लिए, बाकी सब मैच करता है। सो इट इज अ नियरली यूनिवर्सल। मतलब आप कोई 2-3 एग्जांपल छोड़ दो, इतनी डाइवर्सिटी है, 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज है, और बैक्टीरिया तो पता ही नहीं कितने स्पीसीज है। इन सब में है ना, ये जो है नॉर्मल ऐसा देखने को मिलेगा। A particular codon codes for the same amino acid in all organisms from the bacteria to the higher plants and animals. For example, from bacteria to human, UUU would code for the phenylalanine only. कहीं भी जाओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसमें हर इसमें, इसीलिए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है यार। मैं मेरे पैनक्रियाज में से, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से, बीटा सेल्स में से, न्यूक्लियस में से डीएनए निकाल लेता हूं, उसमें से इंसुलिन का जीन निकाल लेता हूं, और ये जो जीन है इंसुलिन का मैंने इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, और वहां पे मैं बना रहा हूं इंसुलिन। उसको मैंने मेडिसिन कहा ह्यूमुलिन, और जितने डायबिटिक पेशेंट हैं जिनमें इंसुलिन नहीं बनता उनको दे रहा हूं। आप अब समझो यार कि मेरे में जो कोडॉन है और बैक्टीरिया में कोडॉन, अगर वो वेरिएबल होते तो क्या बैक्टीरिया मेरे डीएनए को एक्सप्रेस कर पाता क्या? नहीं। अरे क्लियर हुआ क्या कुछ? सादी भाषा में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रोटीन्स बन रहे हो, है ना, आरएनएस कॉपी हो करके, वैसे सेम ही बेटा प्रोटीन दूसरे भी ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद बनते हैं। इसका मतलब कोडॉन इज यूनिवर्सल। हेलो, इसका मतलब कि इन द सेंस डीएनए इज यूनिवर्सल। क्या बेटा? एक सेंस में डीएनए इज यूनिवर्सल। डीएनए इज यूनिवर्सल? नहीं, कोडॉन इज यूनिवर्सल। डीएनए तो यूनिवर्सल है ही, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ही, बट अगर ऐसा वेरी करता तो मेरे में जो कोडॉन है यूयूयू, अगर मेरे में फेनिलैलानिन कोड कर रहा है और वहां पे बैक्टीरिया में स्टॉप कोडॉन होता तो क्या मुझ में जैसा प्रोटीन बनता है वहां पे बनता क्या बैक्टीरिया में? नहीं। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ तुझे? हेलो, यस सर, क्लियर हो। हाँ, तो ये सब में एक जैसा ही है। सब में AUG मींस स्टार्ट कोडॉन ही है, सब में UGA मतलब स्टॉप कोडॉन ही है। इट विल नॉट चेंज। इन बैक्टीरिया आल्सो इट इज सेम, in any organism it is same. So some exceptions to this have been found in mitochondrial codon and in some protozoans. कुछ protozoans है जिनमें थोड़ा सा बेटा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने ऐड किया है कि ये जो होते हैं, है ना, कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। क्या मतलब है इसका? कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? ठीक है, देखो, जब भी हम लोग कोडॉन को पढ़ेंगे, whenever you will study the codon, तो कोडॉन must be read in this contiguous fashion, that is AUG पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद में AUG के बाद में ये पहले पढ़ूंगा, फिर CUC पढ़ूंगा, फिर GUG पढ़ेगा, फिर CGC पढ़ेगा, ये होगा। किसी ने दिमाग लगाया, बोले सर ऐसा हो तो, जैसे कि पहले AUG रीड हो गया, ठीक है, फिर A को छोड़ दो, UGC पढ़ लो,
फिर यू को छोड़ दो, GCU को पढ़ लो, दैट इज ऑल्सो ट्रिपलेट ना। हेलो, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन था, बट बाद में डिस्प्रूव भी हुआ क्योंकि हमने आर्टिफिशियल बना ही लिया। समझ गए, है ना। तो देखो यहाँ पे अब हमें दिखाई देता, हाँ चलो AUG पढ़ लिया पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इसको छोड़ दो, फिर UGC पढ़ लिया, तो ये ओवरलैपिंग हो गया ना, एक कोडॉन दूसरे कोडॉन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोडॉन्स आर नॉन ओवरलैपिंग। क्लियर है क्या रे? कोडॉन कैसा बच्चों? इट्स ए नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं करता। तीसरा एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोडॉन ऑलवेज हैव द पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है द रीडिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द AUG, क्योंकि जब भी ये AUG पढ़ा जाएगा तभी स्टार्ट कोडॉन कहलाया जाएगा। अगर आप उसको, ठीक है, GUA पढ़ोगे, मतलब ये वाला जो कोडॉन है ये AUG नहीं है, ये GUA है। हेलो, बिकॉज 5' to 3' ही पढ़ना है, 3 to 5 नहीं। सो दिस इज नॉट AUG, यहाँ इसका मतलब मिथ्योनिन नहीं है, ठीक है, इसका ही मतलब मिथ्योनिन है, बिकॉज इट इज 5' to 3'। हेलो एवरीवन, क्लियर? सो उसका सैलिएंट फीचर है, इट हैज अ पोलैरिटी ऑलवेज। उसके बाद जेनेटिक कोड हैज एन इनिशिएटर कोडॉन, तो यहाँ पे दिख ही रहा है हमको जेनेटिक कोड में इनिशिएटर कोडॉन है। AUG हैज अ डुअल फंक्शन, इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, एंड इट इज आल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडॉन, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसका डुअल फंक्शन है, दो काम कर रहा है ये, मिथ्योनिन को भी कोड करता है और स्टार्ट कोडॉन का भी काम करता है AUG। जेनेटिक कोड हैज अ स्टॉप कोडॉन, सब स्टॉप कोडॉन के नाम है UAA, UAG, UGA। अब इनको कुछ नाम है जैसे कि ऑखर, एम्बर एंड ओपाल, ये साइंटिफिक कम्युनिटी ने इनको नाम दिए हैं। UGA तो हम लोग ओपाल बोलते हैं। अगर आप लोगों ने गोलमाल पिक्चर देखी होगी तो उसमें है तुषार कपूर, हेलो, जो गूंगे का रोल करता है, और अजय देवगन जिसका नाम है गोपाल, ठीक है, तो उसको हमेशा ओपाल ही बोलते हैं क्योंकि बोल नहीं पाता, गोपाल गोपाल, ठीक है। तो ये आपको समझे, जी छोड़ दिया उसने गोपाल बीच में। तो UGA यू कैन रिमेंबर इट इज एन ओपाल, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि ये जनरल नेम उनके पूछे जाते हैं। UGA इज ओपाल। UAG इज अंबर, मतलब ये इसमें A क्योंकि सेंटर में, तो इसका नाम है अंबर। एक है अंबर, एक है गोपाल, बाकी जो बचा ये ऑखर है, ठीक है, ऑशर बोलते हैं एक्चुअली, OCHER, एनीवे व्हाटएवर। तो UAA, UAG, UGA, क्या बेटा याद हो गया? ये UGA मतलब ओपाल है, ये तो क्लियर रहेगा, याद तो रहेगा, और अंबर, बाकी जो बचा ऑशर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब एक्चुअली हमारे पास 61 ही है ना कोडॉन है फॉर द अमीनो एसिड्स। नाउ बेटा ये सब बातें ठीक है, सर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर सब बोलो एक आध चेंज ही हो गया, चेंज हो गया तो क्या होगा भाई? चेंज होगा तो बड़ा ही ड्रास्टिक फर्क पड़ता है। इसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? म्यूटेशन। मान लेते हैं ओजोन लेयर खत्म ही हो गया और आपके स्किन के ऊपर बेटा बहुत भरपूर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ गए, तो यार डेफिनेटली इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो अगर हमें लाइट मिलते हैं, वेवलेंथ मिलते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे सेल्स के अंदर के DNA पे होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस पेयर्स अल्टर हो जाते हैं, अपनी पोजीशन बदल देते हैं, और जैसे बेटा सीक्वेंस बदला तो यार प्रोटीन्स बदलेंगे, प्रोटीन्स बदला मतलब डिसीज ही डिसीज, नो प्रॉब्लम, है ना। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स and DNA are the best understood by the mutation studies। तो हमने म्यूटेशंस को इतना ज्यादा पढ़ा ना, तब हमें समझ में आया अरे थोड़ा सा भी बदल गया ना तो इतना चेंज होता है। मतलब इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंस देखो आप। अगर हम मान भी लेते हैं, हम मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे जिनको हम लोग क्रो-मैग्नॉन मैन कहते थे, क्रो-मैग्नॉन मैन अगर शायद आपने सुना होगा, इफ यू आर एंथुसियास्ट अबाउट द एवोल्यूशन, तो बेटा उनका ब्रेन का जो कैपेसिटी था, क्रेनियल कैपेसिटी, दैट इज ओके 1650 cc बेटा, ये
हमारा कितना है रे? हम लोग का कितना होता है? मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम ह्यूमन जो होमोसेपियंस हम लोग जिंदा है, हमारा कैपेसिटी है ब्रेन का 1500 सीसी। मतलब जो खत्म हो गए, नष्ट हो गए क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है, हेलो, ये हमसे भी इंटेलिजेंट थे, isn't it? सर हमें सीसी कहा, मतलब क्या? ये देखो, ये क्रैनियल कैपेसिटी है, मतलब हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, हम किसे बोलते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहाँ क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या हमारा आईक्यू, मतलब जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है, क्या ये इंटेलिजेंस से प्रैक्टिस से आता है? तो इसमें दो पहलू है। पहला पहलू है बेटा कि आपको पहले से ही, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस तय होता है जेनेटिकली। अब ये कैसे होता है? लेट्स आई विल एक्सप्लेन समथिंग। ये ऐसे होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, और न्यूरॉन्स कहाँ पे है? जब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे डिप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग गायरीज एंड सल्कीज कहते हैं। तो जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतने ज्यादा बेटा गायरीज और सल्कीज होते हैं। मतलब गायरीज मतलब इस तरह से, और डिप्रेशन हो तो सल्सी बोलते हैं। तो गायरीज और सल्सीज बहुत ज्यादा होंगे। जितना अभी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ गायरीज और सल्सीज बढ़ते हैं। सो ये फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ गायरीज एंड सल्सीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। हेलो, ठीक है। अब दूसरा पहलू आता है इसका कि एज एन इंडिविजुअल आपको तो ये मिल गया कैपेसिटी, आपको मिल गया, चलो ठीक है, यू हैव अ वेरी ह्यूज ब्रेन, ठीक है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ गैरीज एंड सेल्स इन योर ब्रेन। सेकंड पहलू इसका आता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट। आप कहाँ जाते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब आप अपने ब्रेन में जितने सिनेप्सिस है, न्यूरॉन्स में जितने सिनेप्सिस है, उनमें से कितने सिनेप्सिस को, मतलब गैरी सेल्स की से मतलब नंबर ऑफ सिनेप्सिस आपके पास बहुत है, बट आप उनमें से कितने सिनेप्सिस को एक्टिवेट करते हो अपने लाइफ में। जितना आप उसको एक्टिवेट करोगे उतना आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो पहली चीज है कि आपको क्या मिला है, बाद में आपने उसको कितना इंप्रूव किया, दो पॉइंट आते हैं, ठीक है। सो नंबर वन थिंग, जैसे कि हमारे पास दो पैर सबके पास है यार, सबके पास है, बट डू यू फील दैट सब लोग ओलंपिक में उतना ही स्पीड से भागते हैं? हेलो, ऐसा तो होता नहीं है, isn't it? है ना, दो पैर तो सबको मिले हैं। अब जो वहां पे गया, जिसने गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर लिया, ब्रॉन्ज लिया, नहीं भी लिया होगा, ओलंपिक तक गया, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ओलंपिक में क्वालिफाई करना कोई मजाक है क्या? है ना। सो वहां तक जाना भी यार, मतलब आपने अपने पोटेंशियल को कितना बढ़ाया, यही होता है। एनीवे, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे क्या आते हैं कि वहां से लेकर अभी तक जो भी हमारे एंसेस्टर थे, हम हैं, ठीक है, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, क्या ऐसा ही बेसिक सीक्वेंसेस है, क्या ऐसे ही कोड है, उनमें क्या डिसीजेस थे, हममें क्या डिसीजेस है, और क्यों है, क्या अल्टरेशंस है, ठीक है। तो बेटा अगर देखो, एक सिंगल बेस पेयर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तब भी क्या होता है, एक चेंज आता है इंसान में। उसके क्या है ना, इंसान मतलब कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें पूरी तरह से चेंज आता है, बदलाव आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने फोकस किया, मतलब जो भी हमारा जो 20th सेंचुरी था, उसमें हम लोगों ने म्यूटेशंस की तरफ बहुत फोकस किया टू अंडरस्टैंड आवर ओन डीएनए, और मतलब हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझने के लिए। इज इट क्लियर? हेलो, ठीक है। तो अब ये म्यूटेशंस को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों की क्या क्या हो सकता है। क्या हो सकता है यार? कुछ नहीं। अब मेरे पास एक सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है AUG GC CCA GCC व्हाटएवर यार, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि AUG है, CCA है, GCC है। अगर इसमें से एक को डिलीट कर दो तो मान लो डिलीट हो गया, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बेटा रीडिंग फ्रेम चेंज होगा।
अब इसको AUG CAG ऐसा पढ़ा जाएगा, AUG, फिर उसके बाद जो रीड आएगा बेटा वो CEG आएगा, फिर फर्दर ऑन। इजंट इट? फ्रेम शिफ्ट हुआ कि नहीं? बट बेटा अगर फ्रेम शिफ्ट हुआ है तो AUG का मतलब जो अमीनो एसिड लगता था वो तो लगेगा ही, बट जो CCA से जो अमीनो एसिड लगना चाहिए वो तो नहीं लगेगा, बिकॉज है ही नहीं। अब जो सीक्वेंस आया वो CAG आया, मतलब यार भलता ही हो गया कार्यक्रम। तो जिस तरह का प्रोटीन बनना चाहिए, फंक्शनल प्रोटीन बनना चाहिए, वैसा फंक्शनल प्रोटीन बनेगा नहीं। क्या सबको क्लियर है? हेलो, Yes, sir. अभी देखो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, एकदम ही लेमन लेवल पे समझाने की कोशिश करती है। देखो पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, पॉइंट मतलब सिर्फ एक बेस पेयर चेंज होगा तो क्या होगा? चेंज होगा का मतलब है कि एक आधा डिलीट हो गया या एक आधा ऐड हो गया, एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा ना उस दिन एरर भी आते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन में, है ना। तो अगर सपोज एक आधा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसको एडिशन बोलते हैं या इंसर्शन बोलते हैं, या डिलीशन हो गया मतलब एक आधा गायब हो गया, तो डेफिनेटली बेटा रीडिंग फ्रेम चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे एडिशन का दिया है, ओरिजिनल सीक्वेंस है राम हैज रेड कैप, इस तरह से ओरिजिनल सीक्वेंस है, ठीक है। उसका मीनिंग ये है। अभी इंसर्ट लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, अभी राम हैज ब्रीड, अब मीनिंग ही बदल गया है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जिस तरह का प्रोटीन मीनिंगफुल प्रोटीन बनना चाहिए था वैसा तो बनेगा नहीं। अगर सपोज हमने 2 लेटर ऐड कर दे, 2 बेसिस ऐड कर दे, राम हैज ब्रीड, पता नहीं फिर से वही चीज। हाँ, मे बी अगर हम लोग 3 ऐड कर दे, ट्रिपलेट, राम हैज बिग रेड कैप, ओके इट्स ओके। तो हमें यही क्वेश्चन आएगा कि बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब हो सकता है? ठीक है, अगर सिर्फ एक बेस पेयर ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट हो सकता है, रीडिंग फ्रेम चेंज हो सकता है। 2 बेस पेयर बेटा अगर ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए तो भी फ्रेम शिफ्ट हो सकता है, बट एट द सेम पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, सेम पॉइंट अगर 3 ऐड हो जाए तो बेटा फ्रेम शिफ्ट नहीं बदलेगा, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, इट विल बी रीड एज सेम, बस इतना ही होगा कि एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड बीच में लगेगा, ठीक है। सो दैट विल हैपन, फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा बट प्रोटीन इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये इंसर्शन से हो सकता है, डिलीशन से हो सकता है, सबको क्लियर है? सबको Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाना, बट पॉइंट म्यूटेशन सिर्फ इंसर्शन या डिलीशन नहीं होता, मतलब एक आधा बेस ऐड हो गया, एक आधा डिलीट हो गया, नहीं। यहाँ पे एक और है, देखो टाइप देखो, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये सीक्वेंस है बच्चों हमारे पास में, AUG CGC CCA UGG, ओके दिस इज अ सीक्वेंस। नाउ यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये सीक्वेंस प्रॉपर है, AUG है, यहाँ पे आप देखो CGC है, CCA है, UGG है। क्या हुआ, ये जो G है ना यहाँ पे, इस G की जगह पे बेटा है ना कोई दूसरा ये आके अटैच हो गया, वो कौन है, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ CGC था, तो यहाँ पे हो गया बेटा CUC, मतलब the G is replaced by the U, G is replaced by the U। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट तो नहीं होगा, हेलो, यहाँ फ्रेम शिफ्ट होगा क्या, रिप्लेसमेंट? हाँ, इसको मैं पॉइंट म्यूटेशन, तो क्या बेटा ऑल पॉइंट म्यूटेशंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? नो, ऐसा म्यूटेशन, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जी जहां था यहाँ यू लग गया, अरे यार कमाल हो गई। इसको भी पॉइंट म्यूटेशन कहे क्या सर? बिल्कुल पॉइंट म्यूटेशन कहो, क्योंकि वो वन बेस पेयर को चेंज कर रहा है। सर इसके 2 टाइप होंगे क्या? हाँ बिल्कुल 2 होंगे। क्या क्या टाइप होंगे? चलो, इसके 2 टाइप हो सकते हैं, एक है ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्शन। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है, अगर एक प्यूरिन लगा हुआ है पहले, उसकी जगह पे अगर पायरिमाइडिन लगता है या तो वाइस वर्सा, तो उसे हम ट्रांसवर्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हुआ जो मैंने अभी दिखाया, पहले जी था उसकी जगह पे यू लग गया,
तो बेटा G इज है प्यूरिन, उसकी जगह पे क्या लग गया बेटा यूरेसिल, इससे pyrimidine। या ऐसा है कभी सपोज यहाँ पे C है और C की जगह पे A लग गया, तो ये हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्शन, व्हेन द प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय द पेरिमिडिन और वाइस वर्सा। सर ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन तुम खुद समझ सकते हो, व्हेन द प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर प्यूरिन और व्हेन ए पेरिमिडिन रिप्लेस्ड बाय द अनदर पेरिमिडिन। फॉर ट्रांसवर्शन। ये वाला ट्रांजिशन है बेटा, दिस इज द ट्रांजिशन। ठीक है, प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय द प्यूरिन और पेरिमिडिन इज रिप्लेस, जैसे कि सपोज यहाँ पे G है तो G की जगह पे अगर A लग गया या वैसा, तो ये है ट्रांजिशन। वैसा ही अगर यहाँ C है, C की जगह यूरेसिल लग गया या वाइस वर्सा, तो ये है ट्रांजिशन। ये दोनों ही ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांसवर्शन है। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। ट्रांसवर्शन Yes, ट्रांजिशन sir. समझ में आया? बट दोनों में ही फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होगा, है ना। हमारे ब्लड में हमने सिकल सेल अनीमिया नाम का डिसीज शायद आप सबने सुना है। हेलो, सिकल Yes. सेल Yes, sir. अनीमिया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही सिकल सेल अनीमिया के बारे में बात होती है, ठीक है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों, किस चीज का? पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट द पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होता है बेटा, सिंगल बेस बदलता है, और एक सिंगल बेस के बदलने की वजह से, एक सिंगल बेस बदलता है। हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उसमें 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड होते हैं और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड से बन करके हीमोग्लोबिन बनता है। दिस इज द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। नाउ ये जो बीटा वाला सब यूनिट है ना, इस बीटा वाले सब यूनिट का जो अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो 6th पोजीशन अमीनो एसिड है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो कोडॉन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है, 6th बीटा चेन का। नाउ ये दिस इज वेरी टेरिफिंग कि मतलब सिंगल बेस चेंज होने से कितना फर्क पड़ जाता है भाई। इट्स टू मच, अति हो गया ये, है ना। सिंगल बेस क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सिंगल बेस। हाँ सर, पहले क्या होता है? अरे पहले उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? कुछ नहीं, 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है और क्या लग जाता है? लग जाता है वैलिन। अरे बाप रे, मतलब यहाँ पे पहले ग्लूटामिक एसिड होता है, फिर वैलिन लग जाता है, और इतने चक्कर में जो नॉर्मल जो आरबीसीज बनते हैं उसका सिकल शेप बनना शुरू हो जाता है। और आपकी कैपिलरीज बेटा, ब्लड कैपिलरीज कितनी पतली पतली होती है, उनमें से ये डिस्क शेप क्यों है? आरबीसीज डिस्क शेप क्यों है? देखो यार, इंजीनियरिंग है इधर, नेचुरल। व्हाई इट इज अ डिस्क शेप आरबीसीज? अरे आपका हार्ट इतने तेजी से ब्लड को पंप कर रहा है, तो अगर आरबीसीज डिस्क शेप है तो बेटा वो उतने ही तेजी से, बिकॉज है ना, नो फ्रिक्शन, प्रॉपर बेटा, है ना, मतलब मूवमेंट होगा। सो दे आर अ डिस्क शेप, फ्लैट, so they can move with very speed from that capillaries. Hello, can you understand the same thing? अगर बेटा वो आरबीसी सिकल शेप के हो गए तो क्या आपके कैपिलरीज में जाके वो अटक नहीं जाएंगे? हेलो, isn't it? ऐसा होता है। और कहां पे हो रहा है? आप सिकल सेल हो गया। सिकल सेल क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ बीटा पॉलीपेप्टाइड में ओनली 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लगा। वो भी क्यों लगा? क्योंकि वहां पे जो सीक्वेंस था, कौन सा सीक्वेंस था सर? वहां पे GAG था। अच्छा, उसकी जगह पे क्या हो जाता है? वहां GTG हो जाता है। अरे बाप रे, डीएनए में GAG होता है ना, उसकी जगह बस GTG हो जाता है 6th पोजीशन पे। अब आप समझो, मतलब सिंगल तो बदला, प्यूरिन टू पिरिमिडिन ट्रांसवर्शन हुआ ना। हेलो, पॉइंट म्यूटेशन ट्रांसवर्शन, जो चीज बननी चाहिए वो नहीं बन रही है।
है ना। तो कितने लोग मारे गए होंगे, बहुत सारे। आज तक कितने लोगों की डेथ हो गई सिकल सेल एनीमिया से, बहुत लोगों की हुई है। और उसके लिए सिर्फ एक सिंगल बेस जिम्मेदार है सर। हाँ, एक सिंगल बेस चेंज हुआ तभी तो मरे हैं सब। सो दिस मींस अ लीथल म्यूटेशन। लीथल मतलब किलर, इट कैन किल द स्पीशीज। यस एग्जैक्टली, इट्स अ लीथल म्यूटेशन। अरे क्लियर है? हेलो सर ये इनहेरिट होता है कि मतलब कैसे होता है मतलब? क्या 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 बोलो? सर सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड और आई मीन इट्स ट्रांसफर्ड? Yes, it is inherited. It's inherited. It's inherited definitely. ठीक है, ये इनहेरिट होता है। हर एक में ये म्यूटेशन नहीं होता। जहां पे किसी में भी पहले हुआ था, ठीक है, उससे बेटा वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। अब इसमें क्या होता है, जिसमें लो डेथ उनकी होती है जिनमें दोनों ही मतलब जो जीन होते हैं दोनों ही साइड में, दोनों ही क्रोमोसोम के, तो दोनों ही अलील सिकल सेल वाले आ जाते हैं तो ही बेटा डेथ होती है। नहीं तो वो जिंदा रहता है और वो कैरी करता है टू नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, फिर जिसमें भी वो डबल आ गया उसकी डेथ होती है। इज इट क्लियर? हेलो। Yes, sir. तो उसको हमने पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स का पोर्शन है वो। बट यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा सिवियरिटी में बता रहा हूँ, ये एक सिंगल बेस पेयर में इतना होता है, अगर बहुत सारी चेंजेस हो गए तो क्या क्या होता होगा, ये हमें समझना है। वाई शुड हम लोग इतना फियर क्यों करते हैं जब भी हम लोग जैसे कि वायरस है ये वाला, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया है, जब हम वैक्सीन भी लेते हैं या जो भी मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को जब हम लोग आजमाते हैं, क्योंकि वी डोंट नो द कंट्रोल ऑफ दिस, बिकॉज ये सिंगल बेस पर इतना चेंज कर सकता है। आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करना शुरू किया तो वो क्या क्या करेंगे, किस तरह से आगे जाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोग इतने तेजी से क्लोन वोन नहीं बना रहे, नहीं तो अभी तक तो ह्यूमंस के क्लोन बना दिए होते लोगों ने। समझ रहे हो आप लोग? हेलो। ट्रांसवर्शन बहुत आसान है बेटा। ट्रांसवर्शन में अगर प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन लग जाए डीएनए में, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसवर्शन कहते हैं। या पिरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन लगे। अगर आपने बायोमोलेक्यूल अटेंड किया है, उसमें मैंने प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होता है ये बताया है, तो आपको समझ में आएगा। सर पर वो ट्रांजिशन है। क्या ट्रांजिशन? बेटा ट्रांजिशन ये प्यूरिन टू प्यूरिन, अगर जब वो ए है, ए की जगह जी लग गया तो ट्रांजिशन। ये एरो देख, मैं फिर से लिख देता हूँ यार, क्या यहाँ जगह का मैं, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा है, देखो। ट्रांजिशन का मतलब होता है प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन। फॉर एग्जांपल जी है तो जी की जगह क्या लगेगा बेटा? ए और वाइस वर्सा। ठीक है, वैसे ही बेटा अगर सी है तो सी की जगह पे क्या लगेगा? टी और वाइस वर्सा। डीएनए में टी बोलते हैं, ना तो आरएनए होता तो यू बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्शन में क्या होगा बच्चों? प्यूरिन की जगह पे क्या लगेगा? पिरिमिडिन और वाइस वर्सा। जैसे कि यहाँ पे अगर सी है तो सी की जगह पे, ठीक है, ए लग सकता है या तो जी लग सकता है, तो ये हो गया। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल थिंग। सपोज यहाँ पे अगर ए है तो ए की जगह पे लगेगा या तो सी या तो टी। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्शन। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? ट्रांसवर्शन का। हेलो, अभी हम बता के रख रहा हूँ, सिकल सेल में पॉइंट म्यूटेशन होता है क्या? सर पॉइंट म्यूटेशन होता है। ठीक है, अभी म्यूटेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है, नाउ आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है बता दो भाई। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना, कैन वी इंड्यूस म्यूटेशंस? हेलो, ये तो नेचुरली होते हैं, ठीक है, क्या हम म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग? हेलो, क्या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जानबूझ के म्यूटेशंस करा सकते हैं क्या? यस सर, मे बी। तो इसका डेफिनेटली इसका आंसर है यस, वी कैन। अब हमने बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए हैं, ठीक है, हमने खुद, जैसे कि मूंग दाल की वैरायटीज बनाई है, हमारे इंडिया में ही बनाए हैं मूंग दाल की वैरायटीज है। ठीक है, चने में जो चने के इसमें म्यूटेशन लाने मैंने खुद ही काम किया है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, गोल्डन राइस वगैरह
वो तो एकदम क्या बोलते हैं हम लोग, वो हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं। हाँ ठीक है, इट्स ओके, सही तुम जा रहे हो, बट मैं एकदम प्रिसाइज हो जाऊं कि हमने बहुत सारी ऐसी वैरायटीज बनाई है ना, इसको थोड़ा समझना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। होता क्या है, जैसे कि मानते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग बड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सभी ऐसे ही क्वेश्चन को आपको पूछते हैं, इसीलिए आपका थोड़ा लॉजिक डेवलप रहे तो सही आपका आंसर दे पाओगे। अभी मेरे को एक चाहिए कि मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा होटल खोला जिसमें मैं ब्रिंजल जो है उसका बैंगन का भरता बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने शॉप शुरू किया और ऐसा हुआ कि बहुत सारा बैंगन का भरता बनाता था और बेचता था, लोगों को पसंद आया, भीड़ बढ़ने लगी। अब ब्रिंजल भी उतने ही चाहिए, अगर है ना, अगर मुझे है ना बैंगन का भरता बनाना है तो मुझे उतने बैंगन चाहिए, ब्रिंजल चाहिए। तो देखा कि मेरे पास 2 प्लांट की वैरायटीज है फील्ड में। एक ऐसी वैरायटी है, नो 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 नो, टोमेटो वगैरह अलग बातें होती है बच्चों, है ना, सारे मिक्स मत करो, बराबर सुनो, आपको मैं यही तो बताना है। ये सब क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक चीजें हैं, आप जो बोलते हो वो नहीं, आप प्रॉपर, अभी हमने साइंटिफिक लेवल पे जाना है, सब मत करो, ठीक है। सब में डिफरेंसेस। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 वैरायटीज है फील्ड में। एक ऐसी ब्रिंजल की वैरायटी है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, बट ब्रांचेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे ब्रिंजल्स आते हैं। नाउ मैंने देखा यार, इसमें एक खासियत है, इसकी स्पेशलिटी है कि इसको ब्रांचेस बहुत आ रहे हैं, ठीक है, और हर ब्रांचेस के ऊपर छोटे छोटे ब्रिंजल आ रहे हैं, अच्छी बड़ी बात। मेरे पास एक और ब्रिंजल की वैरायटी है फील्ड में, पहले से ही है, वो मैंने नहीं बनाई, पहले से ही है। ये जो ब्रिंजल की वैरायटी है, इसमें है ना बहुत कम ब्रांचेस आते हैं, बट एक एक ब्रांच के ऊपर बहुत ज्यादा और बड़े बैंगन आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनका मैं हाइब्रिड करा देता हूँ। हेलो, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि इनका हाइब्रिड करा देता हूँ। अभी हाइब्रिड कराऊंगा तो क्या फायदा हो सकता है, मैंने सोचा कि अगर मैं इनका हाइब्रिड बना दूं तो मुझे शायद ऐसा प्लांट मिले जिसको बहुत सारे ब्रांचेस आए और हर ब्रांच के ऊपर बहुत बड़े बड़े और ज्यादा ब्रिंजल मिले, तो मेरा बेनिफिट है। तो उसको मैं बोलता हूँ सुपेरियर हाइब्रिड। हेलो, समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, उसे मैं कहता हूँ सुपेरियर हाइब्रिड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो, क्या हमेशा आपका हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है? द आंसर इज नो। हाँ ठीक है, ओके। तो हाँ, मैंगोस की बहुत सारी वैरायटीज बनाई है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, है ना, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि आप हाइब्रिडाइजेशन, आपके दिमाग में कुछ और है, बट नेचर है, जीन्स है, जेनेटिक्स है, उसमें कुछ और है। तो हुआ क्या कि जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपको हमेशा रिजल्ट ये मिलता है, इंफीरियर क्वालिटी के मिल रहा है, मतलब कम ब्रांचेस और उसके ऊपर छोटे छोटे ब्रिंजल। आपने बोला अरे ये तो उल्टा हो रहा है भाई। समझ रहे हो? मतलब जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज होगी, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्या प्रोबेबिलिटीज है बेटा? 1/4। एक प्रोबेबिलिटी है यू विल गेट अ कंप्लीटली इंफीरियर हाइब्रिड। हेलो, इंफीरियर हाइब्रिड, समझ रहे हो आप? दूसरा है यू कैन गेट वॉट एवर यू डिजायर, दैट इज अ सुपेरियर हाइब्रिड, बट इवन यू कैन गेट द पेरेंटल टाइप्स। पेरेंटल टाइप मतलब क्या है? पेरेंट मतलब जैसे पेरेंट है जैसे ओरिजिनल है वैसे मिलेंगे। तो ऐसे 4 आपको पॉसिबिलिटीज मिलती है। अब ये तब की बात है कि जब वेरिएशन पहले से मौजूद है, यार फील्ड में दिख रहा है मुझे, अच्छा ऐसे भी ब्रिंजल की वैरायटी है। नाउ इमेजिन आप फील्ड में पहुंचे और आपको दिख रहा है नहीं नहीं, हम लोग देखो वेदांत, ये जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी वाला जो फंडा होता है ना, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको करना है। बट मुद्दा ये है कि प्रोबेबिलिटी हम लोग सिर्फ किसी डिजायर्ड, मतलब सिलेक्टेड वेरिएशन के लिए लेते हैं। हम लोग रैंडम किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं डिसाइड करते। हमने एक सिलेक्शन किया कि हाँ मुझे ये 2 वेरिएशन चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है। सो अब थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, अब सब दोस्त कि ऐसा कोई वैरायटी ही नहीं है यार दुनिया में जो मुझे चाहिए, तो वो कहां से लाओगे तुम लोग? ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तो तुम क्या करोगे भाई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि हम लोग उसको एक्सरेज की ट्रीटमेंट देंगे, गामा रेज की ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, केमिकल म्यूटेजेनिक एजेंट्स यूज करेंगे, बहुत सारे ऐसे आते हैं,
जो और करते रहेंगे, उसके सीड्स लेंगे, सीड्स के ऊपर वो केमिकल डाल देंगे, उसके ऊपर गामा रेज डाल देंगे, उसमें एक्स रेज डाल देंगे, उसको ट्रीट करेंगे, इतनी बार कर देंगे, करेंगे, फिर से सो करके देखेंगे, फिर से ट्रीट करेंगे, फिर सो करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमें कोई नया वैरायटी मिलता है। तो ये है इंड्यूस करना, म्यूटेशन इंड्यूस करना, जब वेरिएशन वो अवेलेबल ही नहीं है जो आपको चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना? अगर पहले से वेरिएशन नेचर में अवेलेबल है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, म्यूटेशन इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको जैसा वेरिएशन चाहिए अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो आप फिर बेटा उसमें, है ना, म्यूटेशन कराओगे, इंड्यूस कराओगे और कोशिश करोगे कि आपको जो डिजायर प्लांट है, कॉम्बिनेशन है, वो मिले। ठीक है, सो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझे। म्यूटेशन हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं और म्यूटेशन को इंड्यूस करा करके हम लोग बढ़िया से बढ़िया वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या सबको? नाउ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसलेशन का, ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसलेशन का मतलब ज्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे, बट ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया है, बट ये एक्चुअली कैसे होता है इसको हमें समझना पड़ेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। इज ऑल म्यूटेशन इज नॉट बैड म्यूटेशन? बिल्कुल बिल्कुल साफ। तो मैं वही पॉइंट पे अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं आपको 3 अलग अलग वेज आपको अब दिखाना चाहूंगा म्यूटेशन। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिससेंस, ठीक है, एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। दो पहले तो समझ लो। ठीक है, तो बेटा क्या क्या टाइप हो सकते हैं म्यूटेशंस के? तो म्यूटेशंस के अगर टाइप हमें समझने हैं, सो द टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन कैन बी मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, लाइक दैट। ऐसे अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस हो सकते हैं। देखो, अब ऐसा हो रहा है कि एक जगह हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ। ठीक है, अब जिस तरह से पहले प्रोटीन बनता था या पहले ओरिजिनल एंजाइम बनता था वाइल्ड टाइप, इस म्यूटेशन के बाद में वैसा ही प्रोटीन बन रहा है, सेम, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसा पहले बनता था वैसे ही बना। तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेम सेंस, ओरिजिनल जैसा है वैसा ही रहा, उसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमने म्यूटेशन कराया, ठीक है, और जब हमने म्यूटेशन कराया तो हमें चीज दिखाई दी कि यार म्यूटेशन तो हुआ है, बट कैसे हुआ? ठीक है, अब इसमें आप ऐसे म्यूटेशन को देखोगे कि यार देखो कि मैं अगर ये बोलूं, है ना, कुछ चेंज हुआ ही नहीं, जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, और पता भी नहीं चला, डिटेक्ट भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ साइलेंट म्यूटेशन। इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का क्या हुआ कि कुछ तो चेंज हुआ, ठीक है, बट ऐसा चेंज नहीं हुआ कि जिसके वजह से उस प्रोटीन में कुछ फर्क पड़े और आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओ, मतलब वो म्यूटेशन आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। जैसे मान लेते हैं कि वहां पे GCA सीक्वेंस था, कहीं तो भी थर्ड पोजीशन पे GCA सीक्वेंस था। अब GCA सीक्वेंस मतलब होता है बेटा एलेनिन, जैसे अभी हमने टेबल पढ़ा, एलेनिन होता है, GCA का मतलब एलेनिन होगा। ठीक है, mRNA के ऊपर। और आपका म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन इस तरह से हुआ, GCC मतलब एक ही जगह C लगा थर्ड पोजीशन पे, तब भी यार एलेनिन ही लग रहा है, तो प्रोटीन में कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं, बिकॉज एलेनिन के लिए तो बेटा दोनों ही कोडॉन है, GCA is also code for the alanine, GCC also codes for the alanine। अगर ऐसा है तो ये म्यूटेशन डिटेक्ट होगा क्या? नहीं होगा।
क्लियर है बच्चों? हेलो, क्लियर है क्या? So, है ना, ये म्यूटेशन डिटेक्ट नहीं होगा, ये सेम सेंस म्यूटेशन है, साइलेंट म्यूटेशन है। बट नाउ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिखा यार, ठीक है, सीक्वेंस ये है, मान लेते बेटा एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस ये था कि पहले जी ये सीक्वेंस था, और जी ये सीक्वेंस था, और जी मतलब होता है ग्लाइसिन, ठीक है। और एकदम से क्या हुआ, इसमें जी में ये जो पहला वाला है वो चेंज हो गया, यहाँ लग गया ए जी। तो अगर ए जी लग गया तो ओके, ए जी का मतलब होता है आर्जिनिन, या ग्लाइसिन की जगह आर्जिनिन लग गया। अब इससे फर्क पड़ सकता है, ये सब्स्टिट्यूशन है, जी की जगह ए लगा, ठीक है। इसको बेटा मैं कहता हूं मिस सेंस म्यूटेशन। इसको क्या कहता हूं? मिस सेंस, मतलब जो होना चाहिए था वो है नहीं। इवन सिकल सेल एनीमिया में जो मैंने बताया था, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन लग जाता है, तो वो क्या था बेटा? इन सभी म्यूटेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस सेंस म्यूटेशन। याद रखो, मतलब जैसा प्रोटीन बनना चाहिए था वैसा प्रोटीन, है ना, बन नहीं रहा, या तो वैसा प्रोटीन बन रहा है बट बेटा अलग ही फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें जब होती है तब उसको हम लोग मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं, जो चेंज डिटेक्टेबल हो। अभी तीसरा जो म्यूटेशन आता है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये है कि यहाँ लगा हुआ है CAA। इस म्यूटेशन को बड़े ध्यान से समझो, ठीक है। अमीनो एसिड 10th अमीनो एसिड है, ठीक है। 10th कोडॉन जो है उस पूरे सीक्वेंस का सीक्वेंस है बच्चों CAA, ये सीक्वेंस है। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन दिस CAA, देयर इज अ चेंज, और C की जगह लग गया U, अभी आ गया UAA। अब आपको ये समझना है कि 10th पोजीशन पे अगर UAA लग गया तो UAA क्या है बच्चों? स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन है और ये 10th पोजीशन पे स्टॉप कोडॉन है, तो मान लेते हैं इसमें मिलियन अमीनो एसिड वाला बेटा ये प्रोटीन बनना चाहिए था, बना ही नहीं, बस 9 अमीनो एसिड लगे, रुक गया। क्यों? क्योंकि एट द 10th पोजीशन स्टॉप कोडॉन आ गया, तो आगे बेटा वो पॉलीपेप्टाइड बनेगा ही नहीं। हेलो, यस, करेक्ट है बेटा। तो इसको, ऐसे म्यूटेशन को हम लोग नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। इसमें 100% बेटा वो वाला प्रोटीन बनेगा ही नहीं। मिस सेंस में प्रोटीन बनेगा बट काम नहीं करेगा, या तो प्रोटीन बनेगा बट उस तरह से काम नहीं करेगा जैसा पहले ओरिजिनल करता था। यहाँ पे प्रोटीन बनेगा भी, वैसा ही काम करेगा जैसे पहले करता था, तो वो होता है साइलेंट म्यूटेशन। यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, काम नहीं करेगा, या तो प्रोटीन बनेगा उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से पहले करता था, थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। यहाँ पे देखो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा स्टॉप कोडॉन जैसी सिचुएशन आ गई है, तो प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एंड सो दैट वो जो भी मैसेज आया है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, पूरा ओरिजिनल मैसेज उसने बंद कर दिया, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों नॉन सेंस म्यूटेशन। तो इज इट क्लियर? हेलो, अरे क्लियर है क्या रे बाबा? yes, है ना, साइलेंट म्यूटेशन जिसको सेम सेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, अभी देखो एक वर्ड हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट द रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन क्या होता है? रिवर्स म्यूटेशन मतलब, अभी ये सपोज मान लेते हैं ये था पहले ओरिजिनल, अब इस ओरिजिनल की जगह पे C की जगह U लग गया और ये रुक गया, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहीं पे, है ना, गड़बड़ हो गई और U की जगह फिर से C लग गया, ठीक है, तो बेटा काम करने लग गया, फिर से प्रोटीन काम करने लग गया, ठीक है। तो CAA UAA CAA ये ट्रांजिशन हुआ, तो इसको बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स म्यूटेशन मतलब जो पहले था वैसा ही वापस आ गया, अब फिर से वो प्रोटीन बन रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द रिवर्स म्यूटेशन। तो ये अलग है, रिवर्स म्यूटेशन इज डिफरेंट। हम बाकी जितने भी देख रहे थे वो सारे फॉरवर्ड म्यूटेशन देख रहे थे, बट रिवर्सल ऑफ द म्यूटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर है क्या? ठीक है।
अब आते बेटा एक बेस्ट फंडा के ऊपर, हमने पढ़ा यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे सीक्वेंस पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ग्लाइसिन का सीक्वेंस है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे सीक्वेंस है GGA, बेटा GGA मतलब क्या होता है रे? ग्लाइसिन ही होता है सर। अच्छा बताओ GGC का मतलब? सर GGC का मतलब ग्लाइसिन होता है। अच्छा GGU का मतलब क्या होता है? सर ग्लाइसिन ही होता है। अच्छी बात है भाई। अच्छा GG देन क्या बचा है बेटा? GG का मतलब? सर GG का मतलब भी ग्लाइसिन ही होता है। क्या बात कर रहे हो? चारों कोडॉन सिर्फ ग्लाइसिन को कोड करते हैं? बिल्कुल से। अच्छा मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये देखो ये है mRNA, इस mRNA के ऊपर यहाँ पे सीक्वेंस है GGG, ठीक है। तो इसको रीड कौन करेगा? इसको रीड करेगा बेटा tRNA। tRNA के ऊपर क्योंकि ये है कोडॉन, तो उसको रीड करेगा CCC, एंटीकोडॉन। इसको बोलते हैं एंटीकोडॉन। अब ये मैंने एंटीकोडॉन लूप आपको बताया है पहले जब मैंने tRNA पढ़ाया था। और यहाँ पे GGG है और इसके पास एंटीकोडॉन CCC है, तो यहाँ पे बेटा वो बराबर ग्लाइसिन को ही अटैच करके लाया है। अब आप सोचोगे कि सर एंटीकोडॉन है CCC, ओके, कोडॉन है GGG, ओके, इसका मतलब जब भी CCC एंटीकोडॉन होता है तो ग्लाइसिन ही आता है क्या? यस, ग्लाइसिन ही आएगा, क्योंकि उसे रीड करना है जाकर के GGG, इसलिए इसके पास tRNA के पास हमेशा एंटीकोडॉन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि 5-3- यहाँ पे लिखा हुआ है UUU, अभी UUU इज अ कोडॉन, हेलो, इट्स अ कोडॉन, व्हाट इट मींस? UUU का मतलब अभी तो याद होना चाहिए। फेनिलैलैनिन। अब हम सोच रहे हैं कि यार इसको लाके कौन देगा? फेनिलैलैनिन लाके कौन देगा? ट्रांसफर कौन? सर tRNA लाएगा। ओहो tRNA लाएगा, अच्छा लेके आ भाई tRNA। बट tRNA के ऊपर कौन सा कोडॉन होगा? सर उसके ऊपर होगा AAA। अच्छा तो ये इसका एंटीकोडॉन है सर? बिल्कुल बेटा, दिस इज एंटीकोडॉन। मतलब AAA एंटीकोडॉन रहता है तो ही लगता है क्या बेटा? फेनिलैलैनिन। इजंट इट? क्लियर है? हेलो, क्लियर है? एंटीकोडॉन समझा क्या? एंटीकोडॉन मैंने आपको tRNA का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था कि tRNA का काम है साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को उठाओ और mRNA तक पहुंचा दो, जहां mRNA है वहां तक लेके जाना। बट यार वो उठाएगा किसी को भी, कोई भी ऐसा थोड़ी जमता है ना? कल्चर है यार, मोरालिटी है, बराबर। तो जिसका एंटीकोडॉन उस कोडॉन से मैच कर रहा है, ठीक है, वही अमीनो एसिड उठाया जाएगा। इसका मतलब अगर UUU इसको मैच कौन करेगा? ये एंटीकोडॉन मैच करेगा। कॉम्प्लीमेंटरिटी है ना, A ऑलवेज पेयर्स विद द U। तो बेटा जिस tRNA के ऊपर एंटीकोडॉन AAA, वही फेनिलैलैनिन उठाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला फेनिलैलैनिन लेके आए, ये कभी नहीं लाएगा। जिसके ऊपर CCC है वो कभी नहीं लाएगा, हेलो, वो हमेशा ग्लाइसिन ही लाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। अरे यार, है ना? नहीं समझ में आया पूछो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये कोडॉन एंटीकोडॉन वाला फंडा समझ में आना चाहिए। डीएनए के ऊपर होता है कोडोजन, mRNA के ऊपर होता है कोडॉन, तो tRNA के ऊपर होता है एंटीकोडॉन। इज इट क्लियर? Yes, sir. tRNA के ऊपर क्या होता है? एंटीकोडॉन। अब मजेदार बात समझो, ये है डीएनए। मजा देखो ना, डीएनए है, डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनता है। हाँ सर, डीएनए को कॉपी करके आरएनए बनता है, बहुत बढ़िया। तो डीएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस है सर? अरे डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है ए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ओ डीएनए के ऊपर ए है, तो ये कोडोजेन है। हाँ सर, ये कोडोजेन है। तो फिर एमआरएनए क्या बनेगा इससे? अरे एमआरएनए क्या बनेगा भाई? एमआरएनए विल बी यू। अरे क्या बात कर रहे हो? मतलब एमआरएनए के ऊपर यू आया? हाँ, मतलब टीआरएनए के ऊपर ए। अरे सर समझ में आया। एंटीकोडॉन और डीएनए के ऊपर का कोडोजन एक ही जैसा होता है। हाँ यार, ऐसा ही होता है। हेलो, कितने लोगों को क्लियर हुआ? रे बाबा, कोडोजन और एंटीकोडॉन सेम ही होगा ना, हाँ सर। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट्स विद द यू। सेम थिंग, यू कॉम्प्लीमेंट्स विद द ए, है ना?
तो यार ये वाला कोडोजेन है, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कोडॉन एंड दिस इज अ एंटीकोडॉन, और इन सब में साथ जुड़ा हुआ है फेनिलएलनिन। हेलो, है ना? ऐसे ही दे देते किसी को उठा करके आ जा भाई नोबेल प्राइज ले ले, ऐसा नहीं होता है ना। उन्होंने साबित किया ये सब, they proved these things. So if this is what we have to understand, और इसमें पोटेंशियल है, पूरे ह्यूमैनिटी को चेंज करने का पोटेंशियल है भाई इसमें। तो ये फेनिलएलनिन है, ए यू 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 और सब चीज है। अब सर फंडा क्या है? तो फंडा यहाँ पे आता है, चलो याद रखो, नोटिस करो बेटा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस बदल देता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान देना सब लोग, ये जो थर्ड बेस है ना उसको बदल देता हूँ, है ना सर। GGU मतलब भी तो ग्लाइसिन होता है। हाँ सर, GGU लिख यहाँ। अभी कौन सा टीआरएनए आएगा सर? बेटा टीआरएनए यही चाहेगा। एंटीकोडॉन तो इसका CCC है सर, चलता है। क्यों चलता है? अगर पहले दो बेस पेयर भी मैच हो गए तो तीसरा मैच हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अरे अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये वाला लिख दूं तो GGC चलता है बेटा, GGC है तो चलता है। एंटीकोडॉन यही चलेगा, CCC। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल चलेगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे GGA लिख दूं तो तब भी यही, तो एक ही एंटीकोडॉन है तो ये चार कोडॉन को यूज करेगा, क्योंकि सबका मीनिंग ग्लाइसिन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड बेस वोबलिंग, ठीक है। तो जो डीएनए के डिस्कवरर है वाटसन और क्रिक, उसमें से क्रिक भाई साहब ने ये बताया कि वोबल हाइपोथेसिस। वोबल हाइपोथेसिस क्या है? वोबल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि अगर ये वाला परफेक्ट कोडॉन है, उसका परफेक्ट एंटीकोडॉन CCC है, तो this same anticodon is also applicable for all the other 3 codon of the same amino acid. अरे क्लियर है? Yes, यही पे है, यही। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन यही है। तो बेटा जितने कोडॉन है उतने एंटीकोडॉन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हेलो हेलो, जितने कोडॉन है उतने एंटीकोडॉन की जरूरत ही नहीं है यार, नो नीड, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एंटीकोडॉन्स आर ऑलवेज लेस देन 61। ये पहला एक स्टेटमेंट आप समझ सकते हो क्या? नंबर ऑफ एंटीकोडॉन्स आर लेस देन 61। Yes, sir. ये तो चाहिए बाबा, खतरनाक काम हो गया। सर आपको रिपीट कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ कोडॉन्स आर लेस देन number of anticodon are less than codon. ओके सर। Number of anticodons are always less than codon because third base wobble कर रहा है, थर्ड बेस का वोबलिंग हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको ये जो दिखा रहा हूँ ना, दिस इज अ थर्ड बेस। ये जो थर्ड बेस होता है, अब ये हमेशा वोबलिंग करेगा क्या? ऑलवेज करेगा क्या? नहीं करेगा, ऑलवेज तो नहीं करेगा। जैसे अभी इसके लिए करेगा, ये जो है बिल्कुल स्पेसिफिक है, AUG है तो उसका परफेक्ट एंटीकोडॉन अवेलेबल है। हेलो, UGG का परफेक्ट है क्योंकि वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, तो उसमें वोबलिंग नहीं चलेगा। तो वोबल हाइपोथेसिस सारे ही अमीनो एसिड्स के लिए, कोडॉन के लिए सुटेबल नहीं है। इज इट क्लियर? हेलो, अरे समझ रहे हो क्या, है ना? Yes, sir. ये सब डिस्कवरीज के लिए, क्योंकि रॉबर्ट हैले, ये जो बंदा है, मैंने जो क्लोर लीफ मॉडल आपको बताया था टीआरएनए का, उसकी डिस्कवरी इसने की है। तो नोबेल प्राइज इन तीनों को मिला है, इस अकेले को नहीं। खुराना, निरेनबर्ग जिसने वो है ना, एंड हरगोविंद खुराना, इन तीनों को मिला करके इस पूरी डिस्कवरी के लिए नोबेल मिला है। इज इट क्लियर? हेलो, यस Yes, sir. बिल्कुल सर। सिवेरो ओखाओ को नहीं दिया क्या? नहीं दिया, नहीं है, चलो ठीक है। उसने बस एंजाइम डिस्कवर किया, बट उसका ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है, जो आगे चल करके पूरी, मतलब क्या बोलते हैं, आज आप सोचो ना, आप एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन डू मैनी थिंग्स यार, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और ये सबको यूज करके हमने कोरोना का वैक्सीन भी बना लिया ऑन दैट बेसिस ओनली। ये सब आर्टिफिशियल आरएनए वगैरह बनाने करके, आपको पता है
ठीक है। सो ये सब जो है डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हो सकता है कि इसी को यूज करके कोरोना वायरस भी बनाया गया हो। ये एक क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हम लोग इसको जब तक साबित नहीं कर पाते तब तक हमेशा ऐसा ही रहेगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया वोबल हाइपोथेसिस क्या है रे? Yes. व्हाट इज द वोबल Yes, sir. हाइपोथेसिस? थर्ड बेस पेयर हमेशा मैटर नहीं करता, although the codon is triplet, although the codon is triplet, codon triplet है फिर भी थर्ड बेस पेयर हमेशा मैटर नहीं करेगा, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो बच्चों ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे संक्षेप में प्रॉपर नोट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मैं नोट्स आपको भेज देता हूँ। अगर आप रीड कर पाए तो इट्स ओके, नहीं कर पाए तो भी इट्स ओके। ठीक है, फोकस करो कि मैक्सिमम आप किस तरह से स्कोर निकाल सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा यहीं पे हम लोग रोकते हैं। सर अरे बेटा म्यूटेशन तो वायरसेस में ही ज्यादा होते हैं, बोलो बोलो बोलते जाओ। एक बात पूछनी थी सर, मतलब थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है। हाँ हाँ बोल। सर ये जो कोरोना का वैक्सीन है सर उसकी सर मतलब एक बार जब इंजेक्ट हो जाती है सर, तो उसके बाद बॉडी में सर वो कितने टाइम तक चेंजेस कर सकती है, मतलब कुछ हो सकता है, वो गारंटी क्या होती है सर? आवाज कट रहा है तेरा क्या? यस सर, आवाज थोड़ा ही कट रहा है। हाँ हाँ हाँ, पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया, आगे कुछ बोला ना तूने। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो हो जाएगा। मतलब अगर मैं भी डिस्कस करूँ तो होता क्या है, मैं एकदम से अगर पीवाईक्यूज डिस्कस करने लग गया तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स अभी जैसे यहाँ से मैं बता सकता हूँ, ठीक है, वैसे तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में, देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीआरएनए। देयर आर दिख रहा है क्या, स्टेटमेंट दिखा क्या? Sir. There are 20 different types of tRNA since the presence of 20 different types of amino acids in cell. तो 20 different types of tRNA available है क्योंकि 20 different types of amino acids available है। ठीक है, बट ये उतना सही नहीं है। तो ये समझ कि जो दो वाले हैं ना, 2 6 अमाइनो एसिड वाले वगैरह, ठीक है, उनके लिए ज्यादा टीआरएनए अवेलेबल है। ठीक है, sure, so it's not a 20, ठीक, it's less than 51, it's near about less than 51 है ना, तो that's it। हम लोग इसको श्योरली बिल्कुल कभी नहीं बोलते क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हर बुक में। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, बट ये स्टेटमेंट जरूर आएगा कि नंबर ऑफ एंटीकोडॉन आर ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ कोडॉन। व्हाई? आंसर इज थर्ड बेस वोबलिंग। हेलो, isn't it clear? Yes, sir. हाँ, तो देखो अभी ये जो चीज होती है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए यश कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना जो भी वैक्सीन वगैरह के बारे में, इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होता है कि ये तुम्हारा जा रहा है अभी लाइव चैनल, ठीक है, उसमें क्या होता है वो एल्गोरिथम डिटेक्ट करता है कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, तुम पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो, समझ रहा है क्या? हेलो, समझा कि नहीं पता नहीं कुछ। एल्गोरिथम दिखता है, मतलब तू कभी भी देखेगा कोई भी चैनल, उसमें कोई भी अगर इसके बारे में बात कर रहा है तो नीचे आता है लिख करके, है ना, इट्स कोविड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन करके ऐसे आता है लिख करके। आप अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बता सकते हो। है क्या क्या बता देगा है? ठीक है, वैक्सीन ले लो बस, यही बढ़िया है, यही चीज है। ठीक है, you know it is more dangerous to read the symptoms on the Google, you know। हेलो सर काफी लोगों का खुद का हाइपोथेसिस निकल रहा है कि वैक्सीन शुड बी टेस्टेड फॉर 3 to 4 years एंड देन बीइंग अप्लाइड। No, that is a different thing।